I would like to first congratulate you on this tremendous success, and it is very important to all of us because, as far as I know, you are from the basic middle class family, right? Yeah, sure. And you have studied in such a college that is in its infancy, that was hmm recently established, and you was the first batch of that college itself. And या नींव की ईट, यस। हाँ, जिसे नींव की ईंट बोलते हैं। तो आप या लोगों ने अपनी जो अपनी स्टडीज है वो ऐसे एनवायरनमेंट में की है कि जहाँ पे अ, तो अगर आप ऐसी जगह से निकल के आपने फर्स्ट स्ट्रोक में ओनली आफ्टर 1 ईयर ऑफ योर बेसिक डिग्री कोर्स बीएससी नर्सिंग आपने यस यस 25th ऑल ओवर इंडिया रैंक स्कोर किया है और 14th आपका जनरल कैटेगरी में है। एंड हम यस देखें तो जो भी आपके पहले जो रैंकर्स है वो सारी गर्ल्स है। सो यस इफ वी सी इन दैट व्यू यू आर द फर्स्ट रैंकर इन द बॉयज नर्सेस, राइट? It is very inspiring to all of us that being from such a institution that is in its infancy, not basic amenities are there, and studying by yourself and all things, we would like to that you share with us, all of us, that how did you study. Before that we will start with where are you from, and some background about yourself. या बिल्कुल। मेरा नाम तो सभी को पता है है ना। गांव नेटिवली गांव मेरा नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिया बड़ी है, ठीक है। और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है 12th तक वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिलाड़ा में हुई है। बिलाड़ा एक तहसील है। ओके, देन आफ्टर 12th मैं बिना कोई गैप लिए सीधा आया था। परसेंटेज बेसिक सिलेक्शन हुआ था, बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। फिर वहाँ मेरी बीएससी नर्सिंग हुई है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरह हुई है क्या है, सभी वाकिफ है बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट तो सभी। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं कहूँगा वहाँ से ज्यादा मिला नहीं या वहाँ से बहुत ज्यादा मिला, जो मिला बेस्ट ही मिला, मैं तो ये मानूंगा, है ना। बेसिकली सिचुएशन ये होती है कि वही गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स हमेशा से खुद पर ही डिपेंड रहे हैं और एक्चुअली में पूरे इंडिया के सीन यही रहा है। ऐसा नहीं मानेंगे कि ज्यादा टीचर बेस्ट या स्पून फीड बेबी की तरह वो पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो टीचर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते गवर्नमेंट कॉलेज के। तो इसी तरह हमारी पढ़ाई हुई है, कोई ज्यादा डिपेंडेबल नहीं। बट हाँ, कुछ टीचर्स हर जगह मिलता है, जरूरी नहीं है वो कहाँ पर भी हो। कुछ जगह ऐसे मिलेंगे आपको ऐसी फैकल्टी जो आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे सकती है। तो उनको थोड़ा वो परखने का और देखने का नजरिया होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। वो कुछ बेस्ट फैकल्टी थी जिन्होंने हमेशा से फर्दर स्टडीज के लिए या फ्यूचर एंडेवर्स के लिए आपको हमेशा अच्छा गाइडेंस दिया। कहीं वो थोड़ा बहुत ही बताया हो, लेकिन जो बताया वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बेस्ट था। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपके फ्रेंड हमेशा बेस्ट होने चाहिए, A1 कैटेगरी के, जो आपको वो कहीं भी हो लेकिन आपको बहुत ही अच्छी सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, या कुछ भी अगर प्रेफरेंस भी दे। डजेंट मैटर कि उनकी रैंक आपकी कॉलेज टाइम में क्या चल रही हो, उनके परसेंटेज मार्क्स क्या आए हों, या जो भी उन्होंने अचीव किया वो आपसे लेवल के ज्यादा हो या कम हो, डजेंट मैटर। आपसे छोटा लोग भी, आप छोटा इन द सेंस आपसे कम मार्क्स लाने वाला बंदा भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज देके जा सकता है। ये सिचुएशन। और आपसे हायर लेवल वाला तो ठीक ही है, अपनी साइकोलॉजी है वो होता ही है कि बस हाँ बच्चा अच्छा ही बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेजेस में टॉपर आना और कंपटीशन में अलग से पास होना बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। कॉलेज अलग कहानी है, कंपटीशन एक अलग स्टोरी है, इसलिए हम उनको तो कोरिलेट नहीं करेंगे। बट ऐसा है कि आपका जो बेसिक है, जो नॉलेज है, वो आपको कॉलेज ही देगी, ये सच्चाई है। तो ये है देखा जाए तो बेसिकली। बाकी यही है, बेसिक तो यही बताऊंगा मैं। सिचुएशन शुरुआत कॉलेज लाइफ तो यही थी। अब जो बात रहती है कंपटीशन की, जैसे तो एक 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 बहुत अच्छा मोड था, है ना। थर्ड ईयर था ना जब मेरा, तो बहुत अच्छा मोड था। थर्ड ईयर से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सेकंड ईयर, सबसे पहले सेकंड ईयर जब कॉलेज के अंदर घनश्याम जहांगीर सर की एंट्री हुई थी, ठीक है, तब क्या हुआ करता था कि मैं अपने क्लास का सीआर था, ओके। और एक दिन ऐसा था कि रिजल्ट आ रखा था फर्स्ट ईयर का, मैंने कॉलेज स्टॉप किया था उस वक्त आए था मैं अंदर, और मेरी सेविंग बड़ी हुई थी और पता नहीं ऐसे ही हूँ, मतलब वो पर्सनैलिटी नहीं थी सीआर वाली, एकदम ऐसे ही आया हुआ था। क्लास में घुसा तो वीरेंद्र सर और घनश्याम सर दोनों अटेंडेंस ले रहे थे। तब उन्होंने, वीरेंद्र सर मुझे पहले से जानते थे, घनश्याम सर नए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये श्याम है और
CRB और कॉलेज टॉपर भी है। तो वीरेंद्र सर ने मेरी शक्ल देखकर मुझे कहा तुम किस एंगल से लगते हो टॉपर, शक्ल देखी अपनी। तो वो चीज मुझे रियल में बहुत ज्यादा यूं खिला दिया मुझे। मैंने कहा सबने कहा बहुत सही है, थोड़ी पर्सनैलिटी भी रखनी चाहिए। अगर आप कोई सेलेक्ट होते हो कहीं कुछ है तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एटीट्यूड मैटर्स एवर। ऐसा नहीं है कि दिन भर भिखारी की तरह रहकर ही टॉप पाओ, ऐसा नहीं है। एटीट्यूड भी जरूरी है, थोड़ा सा 1% ही हो। एटीट्यूड बोले तो पॉजिटिव थिंग्स, नॉट फॉर नेगेटिव थिंग्स। तो वो एक बहुत अच्छा मोड था। फिर घनश्याम सर की क्लासेस, मेरा ऐसा मानना था कि उस वक्त क्या हुआ करता था कि घनश्याम सर बहुत अच्छी फैकल्टी है। आज भी मैं मानता हूँ बहुत अच्छी फैकल्टी है, काफी एक्सपीरियंस, काफी अच्छी फैकल्टी। जो उन्होंने क्लासेस ली थी ना, कुछ जगह वो काफी डीप में जाते थे, तो वहाँ फीलिंग आने लगती थी कि हमें कुछ मिल रहा है। मतलब कि थोरोली तो ऐसा है कि कोई भी बुक्स पढ़कर फर्स्ट ईयर के बाद में ऐसा है कि कोई भी बंदा सेल्फ स्टडी कर सकता है। तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि यार डीप स्टडी या कुछ भी। फर्स्ट ईयर में टीचर्स की जरूरत पड़ती है, मेरा ऐसा मानना है। अगर फर्स्ट ईयर में किसी को टीचर सही से नहीं मिले हैं तो मैं मानूंगा कॉलेज लाइफ खराब सी हुई है। उसका बेसिक से मजबूत होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। होगा ऐसी बात नहीं, बट थोड़ा मुश्किल। इवन फर्स्ट ईयर में अगर किसी एक ही टीचर की मुझसे तारीफ करने को पूछा जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं एक ही करूंगा, छोटू मैम। सीरियसली, मतलब कि मुझे वही सबसे बेस्ट लगती थी। सच्चाई यही है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने क्लास से मतलब होता था, टॉपिक से मतलब होता था, और जो मैटर पढ़ाती थी वो एकदम परफेक्ट होता था। आज भी उनके लिखे हुए कुछ नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं, वो बहुत बेहतरीन है। आज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी अच्छी बुक से भी अगर उठा के देखा तो इतना मैटर नहीं मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छा लिखाया था, जो लिखाया था काफी बेटर लिखाया था उन्होंने, मेरा ऐसा मानना है। तो और जो मेनली कंपटीशन का दौर शुरू होता है देखा जाए तो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैटर रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा है। तो थर्ड ईयर के दौरान हमारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, कैलाश जहांगीर सर, अभी वाकिफ है उनसे, तो उन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि भाई थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए तो। पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, मेडिसिन सेकंड, तो उनको अभी से आप अच्छा तैयार करो, चाहे वो एनकलेक्स से पढ़ो या जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, उनको आप बहुत अच्छी शुरुआत करो। तो वो बहुत अच्छा मोड़ था जब मेरा एक बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है मुकेश यार, उसके साथ मिलकर मैंने वो दोनों के थर्ड ईयर के जितने भी 3 सब्जेक्ट है उनको पूरी टेक्स्ट बुक को हमने ढंग से पढ़ रखी थी। तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ ठीक है, कोई कुछ पूछे तो हमें आंसर रिप्लाई करने का फीलिंग आती थी, यस ये सही है, ये ठीक है। और रही बात फोर्थ ईयर की, कॉलेज लाइफ की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ ईयर में तो ऐसा सीन होता है कि ऑब्स्टेट्रिक था। मैं लिटरली अभी भी कह सकता हूँ कि मुझे ऑब्स्टेट्रिक में बहुत डर लगता है। लाइक अगर मुझे कोई 100 क्वेश्चन दे रहा है ऑब्स्टेट्रिक में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैंने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है, तो मैं 70 to 75 क्वेश्चन ठीक है करेक्ट कर लूंगा, लेकिन मैं कर लूंगा, बस मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन मेरी फीलिंग अंदर से ऐसी है कि मैं कहीं 40 कर पाऊंगा, इतना डर है। ऑब्स्टेट्रिक हमारी कॉलेज में जो हमें पढ़ाई की थी वो बहुत ही बकवास थी, और एक्चुअली में इसके लिए एक वर्ड यूज दूंगा, बकवास नहीं थी, बहुत ज्यादा बकवास थी, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं गई थी। पढ़ाना ही गलत वर्ड है, पढ़ाई गई नहीं थी, तो ऐसा कह नहीं सकता है कि अच्छी हो सकती है। बिल्कुल नहीं पढ़ाई गई थी कॉलेज लाइफ में। तो ये फोर्थ ईयर था। हाँ, फोर्थ ईयर के अंदर घनश्याम सर को रियली थैंक्स। मैं ऐसा मानूंगा कि अगर रिसर्च के क्वेश्चन मैंने अगर एमएस के अंदर करेक्ट किए हैं तो सिर्फ घनश्याम सर की बदौलत। उन्होंने मुश्किल से 20 या 25 दिन में रिसर्च करवाई होगी, लेकिन जो उन्होंने करवाई है अपना पूरा टाइम देकर, लाइक 2 से 3 महीने या 2 से 3 घंटे पर डे या 3-4 घंटे की क्लास लेते, एकदम परफेक्ट करवाई थी, एकदम परफेक्ट। तो वो बहुत ही बेस्ट रिसर्च करवाई गई थी। हाँ, मैनेजमेंट के अंदर वीरेंद्र सर का बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने जो समझा है वो आज तक दिमाग के अंदर है, बहुत अच्छा समझाते हैं वो, बहुत अच्छा। तो ये कॉलेज लाइफ की स्टोरी है। रविकांत, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? बस मैं और आपके जो अपने आने वाले जूनियर्स हैं अपने और हमारे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में अच्छा गाइड किया, जिसके बदौलत मुझे आज भी पता है कि मैं अगर कुछ भी हो तो आप थे, और सीनियर्स में नरेंद्र बॉस थे, ममता बॉस थे। इन तीनों की गाइडेंस की वजह से आज मैं इतना हूँ कि कॉलेज में कोई भी क्वेश्चन अगर किसी का अटकता है तो सबसे पहले फर्स्ट मेरे को पूछते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी कंपटीशन में ऐसा गाइड करो या गाइड्स, कि कॉलेज लाइफ तो कंप्लीट हो चुकी है, पर नर्सिंग स्टूडेंट में एक ही कंफ्यूजन रहता है कि कॉलेज के बाद हाउ टू डील विद कंपटीशन। यस बिल्कुल करेक्ट। सो मैं इसको ऐसे मतलब समराइज करूँ तो बेसिकली आपने बात करी अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आप कहाँ से आते हैं। सेकंड अपनी बात हुई फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे। अब रविकांत का क्वेश्चन आपको ट्रांजिशन ले रहा है आफ्टर द डिग्री एंड बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम्स, व्हाट टू डू, राइट?
Am I going right, Yes. Ravikant? Yeah. Yes. So what to do between that transitory phase, because whenever you have finished with your degree, you are in a that phase that you don't know what to do and where to go and whom to approach. So Yes. रविकांत के हिसाब से आप प्लीज बताइए कि जस्ट डिग्री के बाद में और कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपने क्या किया, हम उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। देखो, सबसे ये बता, ये रियल में मतलब कि वाइल्ड फायर होती है ना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। इतनी जल्दी आग लगाता है कि पूछो मत। मतलब कि सिचुएशन क्या रहती है, कॉलेज से निकले डिग्री, चलो डिग्री रिजल्ट तो ठीक है, फिर भी आ जाएगा तो वो कॉन्फिडेंस ही रहता है, यस आई विल बी क्लियर दिस ईयर, वो भी ठीक है। प्रॉब्लम्स कहाँ अराइज होती है कि बस अब करना क्या है, ओके कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ सीनियर्स एडवाइस देते हैं नहीं कोचिंग भी इतनी बेटर नहीं है, वहाँ वो टीचर फैकल्टी ठीक नहीं है, फिर कोई दूसरी कोचिंग बता देगा, या फिर कोई ऐसा आइडिया दे देगा, अरे यार सेल्फ स्टडी कर लो। जो सेल्फ स्टडी जो बीच में बोलता है ना, ये आई थिंक 0.1% या 1% ही कुछ बचते हैं आपके जो ये कह देते हैं यार सेल्फ स्टडी कर लो। बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम यही एडवाइस करेंगे यार। और वैसे मेरा ऐसा मानना है कि वो 0.1% छोड़ ही दो, 99% जो तुम्हें ये कह रहे हैं कि भाई जाओ वहां पर और कोचिंग कर लो, वो ज्यादा बेटर है। बेटर इन द सेंस कि अगर सेल्फ स्टडी करनी है ना, तो इतना आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ी जंग होती है, खुद से ही जंग है। इवन आपको ऐसा लगेगा कि आप मिरर के सामने खड़े हो, लगेगा नहीं तो भी लगाना ही पड़ेगा। आप मिरर के सामने और अपने आप से जंग करनी है, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स कहीं ऐसी जगह होंगे, लाइक कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई वटेवर जयपुर, वटेवर कोई भी सिटी हो, मणिपाल, कहीं भी पढ़ रहा हो, तो वही ऐसा लगेगा यार उनका नॉलेज और लेवल कितना एक्सपेक्टेड होगा, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड होगा, अपने से हद से ज्यादा होगा, हमें कुछ नहीं आ रहा होगा। तो उन सब चीजों पे एक बहुत अच्छे लेवल से कंट्रोल करके आपको फुल माइंड सेटअप करना है। लाइक मैं अपना बताऊं तो एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मैं नर्सिंग प्रोफेशन में क्या करूंगा। मुझे शुरुआत में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे छोड़ना चाहिए, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है। तो मैं यूपीएससी के लिए फुल टारगेटेड था, तो उसका सिलेबस पता किया क्या है क्या नहीं है। फिर एक ऐसा सीन हुआ कि मुझे आइडिया लगा कि एक एग्जाम होता है नर्सिंग अंडर, DSSB करके, दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन सर्विस बोर्ड करके कुछ है, वहाँ का एग्जाम होता है। तो वहाँ क्या होता है कि 100 क्वेश्चन मेडिकल प्रोफेशन, सॉरी अपने नर्सिंग प्रोफेशन के वही, एंड 100 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल फील्ड लाइक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड जीएस व्हाटएवर। तो मुझे लगा कि फिर मैंने जब यूपीएससी का सिलेबस देख दिया ना, उसमें एक पेपर होता है, उसका जो पहला पेपर है ना, फर्स्ट पेपर, वो एक देखा जाए तो एक तरह से नॉन टेक्निकल है। उसमें मैथ भी आती है छोटी सी, रीजनिंग भी आती है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सब होता है उसमें बेसिकली। तो मुझे ओवरऑल कुछ ज्यादा समझ में आया नहीं। तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई कि मुझे ऐसे शुरुआत से फीलिंग सी थी मैं नर्सिंग में कोचिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा हुआ था कि स्वतः नर्सिंग की कोचिंग करें कंपटीशन के लिए, तब मैंने 2-4 जगह डेमो लिए, तो मुझे फैकल्टी इतनी भी शानदार नहीं लगी जितनी लोग तारीफ करते हैं या जैसा भी कुछ कहते हैं। तो मुझे इतनी तगड़ी फीलिंग नहीं है। तब मैंने क्या कि एक बहुत अच्छी जगह नॉन टेक्निकल कोचिंग ली, जो जिसमें मैथ, रीजनिंग। तो 3 से 4 महीने वो ऐसा पीरियड था कि मैं कोचिंग जाता था, घर पे आता था, थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा पढ़ा, सो जाता, सुबह जाता, कोचिंग जाता, फिर आता, पढ़ता, सो जाता। ये सिचुएशन थी, 4 महीने तो ऐसे ही निकल गए। फिर एक एग्जाम आया था, मतलब कि एग्जाम आ ही जाता है बीच में, एक फॉर्म आया था, तब मुझे फीलिंग आई कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। तब तक मैं ये सोल्व नहीं कर पाया था कि मुझे रियल में नर्सिंग कंपटीशन में जाना है या रियल में यूपीएससी में जाना है, या मैं कर क्या रहा हूँ। मैं एक ऐसी सिचुएशन में था कि साइकेट्रिक में एम्बिवलेंस बोल सकते हैं उसे, मतलब बीच में ही था कि यार हूँ कहाँ पर, करना क्या है। तब एक ऐसा सीन आया था, रोल था कि करेंगे, एक एग्जाम आ रहा था GMCH चंडीगढ़ का, तब फीलिंग आ रही थी करें क्या। 15 या शायद अप्रोक्सीमेटली 30 दिन बच रहे थे उस कंपटीशन को लेकर, ठीक, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। लेकिन हाँ, ये फीलिंग जरूर थी, मैं उस वक्त बहुत अच्छी तरीके से फीलिंग आ रही थी अंदर से। मैंने अगर सेल्फ पढ़ाई की, बैठा, और वो सेल्फ फीलिंग आई कहाँ से, वो आई थी मुझे नॉन टेक्निकल कोचिंग से। वो भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं होता कि वो सही कहा जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने जहाँ से कोचिंग ली थी वो मतलब अपने राजस्थान लेवल की, जयपुर में टॉप कोचिंग है नॉन टेक्निकल, नंबर 1 ही मान लो मेरे हिसाब से। तो वहाँ की जो फैकल्टी थी वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो बहुत अच्छा मोटिवेटर था, वो बहुत अच्छी बातें बताता था, मतलब कि आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए। और प्लस जो मेरा क्लासरूम था उसमें अप्रोक्सीमेट 400 स्टूडेंट थे, उनमें लगभग समझ लो मुश्किल से 10 स्टूडेंट होंगे जो ऐसे फील्ड से थे जिसका रहने तो कोई मतलब नहीं ऐसे। लेकिन जो 90% स्टूडेंट है ना, वो सारे के सारे बीटेक वाले थे जो इंजीनियरिंग करके आ चुके थे। तो उनका लेवल जो वो परसेप्शन होता है ना, वो थोड़ा हमसे डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको क्या होता है कि वो छीनना जानते हैं। हम लोग छीनना नहीं, हम लोग मेहनत कर लेंगे, घोड़े की तरफ घूमेंगे, गधों की तरफ मेहनत करेंगे, पर उन लोगों के अंदर क्या था, पावर है कि वो छीन लेंगे। ठीक है, मेहनत तो वो भी करेंगे, लेकिन उनमें छीनने की कैपेसिटी, वो आपकी पोस्ट ऐसे छीनेंगे आपको आइडिया नहीं लगेगा।
सीखना इन द सेंस आई थिंक यू दैट, आप समझ चुका हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो वहाँ जो वो लेवल मिला ना, वो मेरे दिमाग में घुस गया कि यार इनके अंदर वो बात है। तो वो थोड़ी मेरे अंदर वही है कि मारवाड़ी में कहावत भी है ना, वो मतलब रंग नहीं तो क्या, गुण नहीं तो रंग तो आ ही जाता है, वो ऐसा कुछ है व्हाटएवर। तो वो वाला ये सीन था। तो मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई, फिर वो एग्जाम होने वाला था, मैंने फॉर्म तो दोस्तों के कहने पर फिल पहले ही कर रखा था, तो महीने भर में एग्जाम था, कंफ्यूजन था। तो फाइनली एक डिसीजन लिया, सारी पैकिंग की, सब कुछ लिया, घर आ गया। मतलब पैकिंग करने में क्या क्या था, लाइक मैंने सारे दोस्तों से कांटेक्ट किया जो भी कोचिंग कर रहे थे, उन सबसे आइडिया लिया, तुम लोग क्या पढ़ते हो, कौन सी गाइड तुम्हें मंगाई जाती है, या किस लेवल पे तुम पढ़ते हो, क्या एक्चुअली में उन सब कुछ आता। मुझे फीलिंग आई ये लोग शायद बकवास है। मुझे उस वक्त भी ऐसा लग रहा था ये कोचिंग में जाकर भी बकवास ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ में से ही कॉलेज में जो भी हमारी फैकल्टीज हुआ करती थी, लाइक जो भी टीचर्स है, ओबीजी की फैकल्टी या एमएसएन की फैकल्टी, उन्होंने हमेशा अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए प्रेफरेंस दी थी। लाइक अगर आप ओबीजी पढ़ो तो डीसी दत्ता पढ़ो, उन्होंने पहले से ही प्रेफरेंस दिया यही पढ़ो। और कॉलेज लाइफ में हमने कई अनजाने भी पढ़ी और न चाहते भी पढ़ी, लेकिन सारी टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, कोई भी गाइड या उस लेवल पे कुछ पढ़ा नहीं था, शुरुआत से ही टेक्स्ट बुक हो गई थी कॉलेज से। तो फिर मेरे दिमाग में वही रहता था कि यार ये गाइड क्यों पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक ही ज्यादा बेटर है। तो फिर भी मैंने क्या किया, कुछ स्मार्ट स्टडीज के तौर पर कुछ कोचिंग लोग में, लाइक जो भी कोचिंग लाइक एक्स कोचिंग के अंदर ओबीजी अच्छी, उस कोचिंग का मैंने कुछ उठाया, वाई कोचिंग के अंदर अगर वो एमएसएन अच्छी, वहां से कुछ नोट्स उठाए, ऐसे पिकअप करके सारा डाटा कलेक्ट करके बैग पैकिंग करके घर पे आ गया। ये सिचुएशन थी मेरी। एक एग्जाम था जीएमसीएस चंडीगढ़ से पहले, उससे पहले वो जो एक महीना था ना, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आता कुछ नहीं है। इवन मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि यार है ना, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते वक्त या जब भी ड्यूरिंग टेम्परेचर में अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बेसल जो भी टेम्परेचर है बॉडी का, तो उसमें कुछ इफेक्ट आता है। तो वैसे मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ही वो था, जैसे बहुत बड़ा रिसर्च वाला क्वेश्चन हो, इतना नॉलेज वाला क्वेश्चन होता। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर मुझे नहीं आता, सुनाई लाइफ में पहली बार। मैंने कहा भाई उसमें क्या भाई फीलिंग आ रही होगी, मुझे सीरियसली ये इजी क्वेश्चन हो सकता है किसी के लिए, मुझे वो नहीं आता था। तो वो क्वेश्चन मेरे लिए आज भी आ रही थी, उसने मुझे हिला दिया था। मुझे पता चला ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पर वो मुझे उस वक्त आता नहीं था, ये सच्चाई है। तब उसने मुझे बताया था, तब से लेकर आज तक ही समझ लो। पर वो एक महीने का जो जीएमसीएस का था, उसके दौरान मैंने क्या किया, सारी की सारी टेक्स्ट बुक ढंग से पढ़ी, बहुत अच्छी तरह से। जो भी टेक्स्ट बुक होती है मैं आगे दे दूंगा रेफरेंस कौन सी बेस्ट है, तो मैंने मेरे लेवल पे जो बेस्ट है वो बता सकता हूँ। फिर मैंने वो बुक्स अच्छे से पढ़ी, कुछ क्वेश्चन गाइड भी आता है, ऐसा नहीं। स्मार्ट स्टडी मैटर करती है। आप दिन भर बड़ी बुक लेके बैठे रहोगे क्या मतलब है, ऐसा भी नहीं। स्मार्ट स्टडी सिलेक्शन के लिए एवर हमेशा स्मार्ट स्टडी मैटर करेगी। उन बुक्स के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने जो इम्पोर्टेंट है, कोई दोस्तों से प्रेफरेंस तो लेता ही रहा, भाई क्या बता रहे हैं तुम्हें कोचिंग में, क्योंकि हमें हमेशा डर रहेगा। इवन अगर जो सेल्फ स्टडी करता है ना, उसके लिए, सभी सेल्फ स्टडी वालों के लिए हमेशा डर रहेगा, और डर रहना भी चाहिए ताकि आप सीख जाओ कुछ। डर यही रहेगा कि यार कोचिंग वाले फ्रेंड्स को कितना आ रहा होगा, वो वहां से पढ़ रहा, वो वहां से पढ़ रहा, वहां तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उस कॉलेज से निकला, उस कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो हाँ होता भी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, टीचर्स ऐसे होते हैं कोचिंग में, जो बहुत अच्छा एक एक्स्ट्रा नॉलेज लेके जाते हैं। तो वो अपनों को, आप लोगों को जो सेल्फ स्टडी करो, वो अपने फ्रेंड से ही पता चलेगा, हर किसी से पता चल नहीं सकता अपने को। तो उन पे अपना कंसंट्रेशन रहना चाहिए। कंसंट्रेशन इन द सेंस रिलेशन अच्छा होना चाहिए उन दोस्तों का, ताकि उनसे कुछ मिले आपको, जरूरी भी है। और सेल्फ रिलेशनशिप से बेटर है आप शेयरिंग रिलेशनशिप रखो, वो ज्यादा बेटर है, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये तो फ्रेंड सर्कल की बात हुई। रही बात अब मैं अपना ही कहूँ तो वो जीएमसीएस के एग्जाम से पहले वो मैंने एक महीने पढ़ाई की। एक महीने में जो भी मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी और एक गाइड थी वही, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन देखे, फिर मैंने एग्जाम दिया। वो मेरे लाइफ का फर्स्ट एग्जाम था। ये एक तरह से देखा जाए कंपटीशन लेवल में फर्स्ट एग्जाम था, जीएमसीएस चंडीगढ़। तो यहाँ तक तो ये सीन है। बॉस कौन सी जो बुक है टेक्स्ट बुक जैसी जिनसे आपको इतने अच्छे हेल्प मिली? ओके, मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। लाइक पता है अपने कंपटीशन में ऐसा है कि मैक्सिमम 5 से 6 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, और उन पे ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि उन्हीं सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पुट अप होते हैं। लाइक फर्स्ट नंबर पे रखा जाए तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पे रखा जाए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड नंबर पे रखें तो मेडिकल सर्जिकल, और चलो फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, फंडामेंटल तो है ही है, नाम से ही सिद्ध हो रहा है। तो फिर सच्चाई ये है कि आप फंडामेंटल को कुछ ढंग से ही पढ़ लें सीरियसली, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल आपकी एक्चुअल में बेसिक आपके कंसेप्ट क्लियर है फंडामेंटल में, तो लिटरली आप सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से डील कर पाओगे। आपकी फंडामेंटल ही बकवास है तो मेरा मानना है कि कुछ भी डील सही होगा नहीं, ऐसा माना जाता है। और ऐसा सारी फैकल्टीज भी कहते हैं, अच्छे अच्छे पीएचडी एमसीए जो भी हायर एजुकेटेड पर्सन है उन सबका कहना है। इवन नॉट इन अवर मेडिकल प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन की अगर फंडामेंटल बकवास है तो आप समझ ही लो। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग
कॉलेज लाइफ में मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ी थी सिस्टर नैंसी से, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम। लेकिन अगर आपको कंप्यूटेशन लेवल पे पढ़ना है, ठीक है, तब फर्स्ट वॉल्यूम जो सिस्टर नैंसी का था उसमें से कुछ टॉपिक हैं, लिटिल बिट टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना होता है। बाकी सेकंड वॉल्यूम वेरी इंपॉर्टेंट और कंप्यूटेशन के लिहाज से, तो उसमें ही सारी चीजें हैं, आपको उनको ढंग से पढ़ना चाहिए। बुक की बात करें तो ऐसे तो बुक्स खूब है, बड़ी बड़ी खूब है। कल गोविंद जी बता रहा था कुछ पीटर पोरी, कुछ पेरी पोर्टर, जो भी बड़ा पॉटर पेरी है। हाँ पोर्टर पेरी, वो मैंने पढ़ी नहीं है, बस नाम ही सुना मैंने, एक्चुअली नहीं पढ़ी वो। मैं मेरी पढ़ी हुई है वो। अच्छा आपने पढ़ी है? हाँ वही तो, वो पोर्टर पेरी करे। बट ऐसा है कि यार आप कंपटीशन में ऐसा है कि उनसे आप अगर अच्छा नोट्स तैयार कर लेते हो तो ठीक है। एग्जाम टाइम में इतनी बड़ी बुक पढ़ना इतना भी आसान नहीं होता। हम लोग जोर में क्या जरूर सकते हैं, मैंने ब्रूनर पढ़ रखी है, अदरवाइज मैंने लाइक टोरा टोरा पढ़ी है, या फिर मैंने लाइक मार्लो पढ़ी है, या मैंने बॉन्ग्स पढ़ी है। सो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता अपने लिए। उनसे नोट्स आपका कहने मतलब वो सब हमको सेल्फ नोट्स बनाने के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा फिर। हाँ मैटर अच्छा मिल जाएगा आपको अगर। लेकिन ऐसा है ना मेरे भाई की लाइक टारगेट आपका ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ ये एक ही एग्जाम दूंगा, आपके टारगेट बहुत होते हैं। लाइक अब मेरी बात करूँ आगामी टाइम में, लाइक सितंबर में मेरा एग्जाम है। इट मीन्स आज से 11 सितंबर को एग्जाम है, तो इट मीन्स आज से 67 डेज है ओनली। 67 डेज में अगर पॉटर पेरी या कोई भी बड़ी बुक लेके बैठे ना, तो वो 30-35 दिन तो वो ये सब्जेक्ट ले लेगी। सब्जेक्ट हमें सारे पढ़ने होते हैं। देन मेरा सिर्फ एक ही वर्ड है, स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ओवरऑल मैं फंडामेंटल और नर्सिंग जाता हूँ वापस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपने कॉलेज में जो पढ़ा ठीक है, अच्छा ही पढ़ा होगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है, जो भी है बेसिक है, अच्छा क्लियर है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है कंपटीशन। अगर आपको कंपटीशन निकालना है ना, तो जरूरी है आप हर तरह से तैयार हो। लाइक अगर आपको रियल में बुक पढ़ने का ही इंटरेस्ट है तो सिस्टर नैंसी मोर बेटर कंपटीशन के पर्पज से। हाँ पॉटर पेरी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मैटर होगा, वो फिर एक अलग लेवल पे होगा। आप जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे या जब भी फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है, बाकी एमएससी लेवल पे यूज होती है मैम बॉस। यस 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 यूज एट एमएससी लेवल, मास्टर ग्रेजुएशन। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल ये है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप कंपटीशन दे रहे हो देन सिस्टर नैंसी बुक के पर्पज है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैंने बुक बहुत कम पढ़ी है सिस्टर नैंसी। सबसे ज्यादा मैंने पढ़े हैं कोचिंग के नोट्स। एक बहुत अच्छी कोचिंग थी जिसका नाम है DMMS जयपुर के अंदर, उसकी कोई फंडामेंटल पढ़ाता है दिनेश कुमार शर्मा, कोई राइटर है, ठीक है। तो उस बंदे के जो नोट्स थे मैंने वो बहुत अच्छे से पढ़े थे। वो पढ़ने के बाद मैंने ओनली एनक्लेक्स ही पढ़ी है फंडामेंटल के अंदर, उस बंदे के पूरे नोट्स और एनक्लेक्स, बस फंडामेंटल मैंने यहीं से पढ़ी है। और रियलिटी मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, होता क्या है कि हर कोचिंग में अच्छे टीचर्स हैं या हर कॉलेज में अच्छे टीचर्स हैं या बहुत से राइटर्स हैं जिनकी अच्छी बुक्स आती है, लाइक सिस्टर नैंसी होगी, पॉटर पेरी, व्हाटएवर, खूब सारे एग्जांपल्स हैं इस लिस्ट में। तो सीन ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बुक मतलब 2-3 बुक लिया हो वो कर लो, ऐसा नहीं है। मेरा थोड़ा सोच अलग है। लाइक मैंने एक बुक उठाई तो मैं उसी बुक को 5 बार पढ़ना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं 5 बुक लाके एक बार पढ़ूं, वो सही नहीं है। आप एक ही चीज पढ़ो लेकिन उसको 4-5 बार पढ़ लो, जो पढ़ना वो तो परफेक्ट याद होना चाहिए। और 4-5 बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप पढ़ोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, याद कुछ नहीं होता। 5 बार भी पढ़ लोगे तो ऐसा लगेगा यार अभी भी कमी है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यस यस यही प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, ये सही है, वही है। तो वही है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा और बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप एक अच्छे से लाइक अगर आप सिस्टर नैंसी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो देन ठीक है, अदरवाइज एक अच्छी सी कोचिंग है, जो भी आपको पसंद है, डजंट मैटर, मैं जो कह रहा हूँ वही पढ़ो। जो भी आपको मैटर पसंद है आपके फ्रेंड से या जिससे भी, वहां से फंडामेंटल के नोट्स उठाओ, ये जरूरी है। क्योंकि जो भी ये लाइक कंपटीशन कोचिंग्स है, मेरा ऐसा मानना है कि ये लोग बेचारे ऐसा है नहीं फ्री में पैसे ले रहे हैं, ये भी मेहनत करते ही हैं। जो फैकल्टीज आ रहे हैं बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो ये अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। बस कमी कहीं नहीं स्टूडेंट में ही रहती है कि वो इतना गेन नहीं कर पाता, अदरवाइज वो इतना पढ़ नहीं पाता है, कहीं नहीं प्रॉब्लम आ जाती। तो एक सब्जेक्ट उठाओ लाइक फंडामेंटल, मेरा मानना है DMMS, उसका दिनेश कुमार शर्मा बहुत अच्छे राइटर है, उनकी एक नोट्स उठाओ, उनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। फिर एनक्लेक्स तो अपना देखा जाए तो पहना क्या है, दैट इज कॉल्ड रामबाण, उनको तो आपको जबरदस्त पढ़नी होगी, उससे आपको हर चीज समझ में आएगी। एनक्लेक्स ओनली साउंडर्स थ्योरी के मामले में मेरा मानना है, क्वेश्चन तो आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, थ्योरी के मामले में एनक्लेक्स साउंडर्स। अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो मॉक्सवी और लिपिंग कोट वो ज्यादा बेटर है। तो ये फंडामेंटल की बात हुई। फिर मेडिकल सर्जिकल सेकंड ऑप्शन पे, ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे मेडिकल है। आपने कॉलेज लाइफ में आई होप कि ब्रूनर और सिद्धार्थ अग्रवाल, जोएम ब्लैक, ये सब ने पढ़ी ही होगी, नो डाउट सबने पढ़ी होगी। तो उससे पता है ऐसा होता है कि कुछ कंपटीशन ऐसा होता है कि ऐसे टीम आ जाते हैं जो वही बंदा डील कर पाता है जिसने बहुत ही हायर या अदरवाइज बीट स्टडी कर रखी हो। कुछ क्वेश्चन ऐसा आते हैं, लेकिन
ऐसा मानना है कि वो बंदा जिसने इतनी डीप स्टडी करी थी वो हमेशा टॉपर रहेगा, है यूं मान के चलो, या टॉप 2-3 में रहेगा। लेकिन सिलेक्शन तो उसका भी होता है जो 20 नंबर पे आ रहा है, या सीट 100 है तो जिसका 100 नंबर पे भी उसकी रैंक आ रही है वो भी सिलेक्ट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी उसने इतनी डीप स्टडी की होगी, उसने भी स्मार्ट स्टडी की होगी। मेरा कहने का मतलब है आप ब्रूनर भी देखें, ऐसी बात नहीं, लेकिन ओनली प्रेफरेंस के लिए। अब पूरे कंपटीशन पर्पज से अगर ब्रूनर लेके बैठ गए तो आप, मेरा मानना सिलेक्शन थोड़ा लेट होगा आपका, फिर 1-2 साल लग जाएंगे आपको, क्योंकि ब्रूनर पढ़ना इतना आसान भी नहीं होता। कॉलेज लाइफ में पढ़ रही है, इट इज वेरी गुड। और अगर आपको कॉलेज में किसी ने बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर करवा रखे हैं, एमएसएन मेडिकल सर्जिकल, एक तरह से ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। फार्मा गिन लो, इसके अंदर माइक्रो गिन लो, इसमें एनाटॉमी आती है, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, मेडिकल सर्जिकल तो है ही, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपके बेसिक हद से ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो जहां तक मेरा मानना है, जो मैंने पढ़ी है वो थी सिर्फ एनक्लेक्स। मैंने ओनली एंड ओनली एनक्लेक्स पढ़ी। कॉलेज लाइफ के दौरान मैंने ब्रूनर एंड सिद्धार्थ पढ़ी थी, और घनश्याम सर जो वो पढ़ाते थे मैंने वही पढ़ा था। तो वो नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं, मैं कभी कभी उनको बहुत बार देख लेता हूँ, क्योंकि उनके अंदर जो डीप चीजें होती थी ना वो बहुत अच्छी मिलती थी, स्पेशली नर्वस सिस्टम, क्योंकि घनश्याम सर शायद नर्वस सिस्टम के अंदर मास्टर ग्रेजुएट है, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं उस सिस्टम को। तो वो सिस्टम मेरे बहुत अच्छा, तो उन्होंने बहुत अच्छा करवाया था। तो मेडिकल सर्जिकल जहां तक मेरा प्रेफरेंस है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो ओनली एंड ओनली एनक्लेक्स, एमएसएन एनक्लेक्स। उसको आप रटो, चाहे बहुत रटना इन द सेंस समझना, बहुत ज्यादा समझो, बहुत ही ज्यादा समझो। समझ लोगे तो रट जाएगी, क्योंकि उसमें हर चीज समझने लायक है, रटने लायक तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इवन आप रट भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है या बहुत ज्यादा बड़ा मैटर है उसके अंदर, इतना आसान नहीं है। जितना हो सके समझ लो उसको, मतलब दिमाग में बता लो कि कहना क्या चाह रहा है, यही मैटर करता है एनक्लेक्स का। तो ये एमएसएन है। तो फर्स्ट फंडामेंटल थी, सेकंड एमएसएन। ओके, देन आप कुछ बोलेंगे बीच में? घनश्याम सर का तो मानना पड़ेगा एक वरदान है अपने गवर्नमेंट बीकानेर कॉलेज के लिए। और वो सीएचएन और सोशियोलॉजी, इनका कोई रोल होता है क्या कंपटीशन में? हाँ, सीएचएन कम्युनिटी हेल्थ, अगर बात करें सीएचएन की, तो ऐसा होता है कि सीएचएन कहीं कहीं बहुत अच्छी पूछी जाती है, लाइक पीजीआई चंडीगढ़ में। ये एक्चुअली मैंने उसका एग्जाम दिया नहीं है पीजीआई का, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पीजीआई चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा कम्युनिटी के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कम्युनिटी पढ़नी ही है तो मैंने जहाँ से पढ़ी है मैं वही बताऊंगा। सिर्फ के पार्क की एक बड़ी बुक आती है, उसमें से आप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना। जैसे रियलिटी बताऊं तो कम्युनिटी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट, क्योंकि उसके अंदर आपको पीडिया मिलेगी, उसके अंदर आपको अपने डिजीज वाले पोस्टर ये पूरा जो भी पोर्शन है वो मिल जाएगा आपको। और बाकी वाले लाइक ये कम्युनिकेबल प्रॉब्लम्स, कम्युनिटी का तो मैटर है ही है उसमें, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट और इंक्लूड मिलेंगे। पीडिया आपकी बहुत अच्छी क्लियर हो सकती है उसके अंदर। ओवरऑल सीएचएन इज अ नाइस सब्जेक्ट, वेरी नाइस सब्जेक्ट। अगर आपको थोड़ा पढ़ना ही है ना, थोड़ा टाइम देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है टाइम देना चाहिए सीएचएन को, क्योंकि उससे आपके 2-3 सब्जेक्ट क्लियर होंगे, काफी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सीएचएन को के पार्क, I think I want to say that 1 year sufficient for preparation competition exam. अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है पढ़ने की, लाइक अगर आप दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ सकते हो तो 6 मंथ भी बहुत होते हैं अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब तो। अदरवाइज 1 ईयर में तो आप कर ही लोगे, अगर आपने डेली रूटीनली अगर आपने 6 to 8 आवर्स के बीच में स्टडी की तो मैटर करता है। स्टडी पावर मैटर। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई हाँ क्वांटिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं, ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स। आप 2 घंटे ही पढ़ लो लेकिन आपने अचीव कितना कर लिया, दैट मैटर्स। क्वांटिटी नेट मैटर एवर। Then psychiatric पीडिया, साइकेट्रिक, सीएचएन के पार्क मैंने आपको बताया वही करना, वो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज ऐसा है कि सीएचएन वहां से करने के अलावा भी, मैं लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। साइकेट्रिक की हमें जो कॉलेज में बताई गई थी वो थी नीरज आहूजा पढ़ाई की, वीरेंद्र सर ने थी, नीरज आहूजा बताई थी उन्होंने। और रियल में मेरा मानना है कि उससे बेहतरीन कोई बुक नहीं हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, पर उसमें बहुत बढ़िया मैटर है, जितना भी लिखा है बहुत ही शानदार लिखा है। तो मैंने 3rd ईयर के दौरान और पूरी कंपटीशन की जो अभी प्रिपरेशन की उसके दौरान भी नीरज आहूजा पढ़ी है पूरी की पूरी, शुरुआत फर्स्ट पेज से लास्ट पेज, बहुत अच्छी बुक है मैंने प्रिपरेशन के दौरान। और सेकेंडली पढ़ा एनक्लेक्स तो आपको हर सब्जेक्ट के साथ लेके चलना ही है, ऐसा नहीं मानना है कि एनक्लेक्स में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। एनक्लेक्स आपका रामबाण है जहां तक मेरा मानना है, हर सब्जेक्ट के साथ एनक्लेक्स। लेकिन ऐसा है कि एनक्लेक्स स्टार्ट करने से पहले आपको अपने टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, उनका बहुत ही अच्छा डीप स्टडी होनी चाहिए, उससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएंगे, आइडियाज लग जाएंगे। डायरेक्ट एनक्लेक्स में घुसना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरवेंशन है, मैक्सिमम इंटरवेंशन है, नर्सिंग रोल्स है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या करना है या क्या नहीं, ये क्या पूछ रहा है या मैं क्या। तो उससे पहले आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए, मेडिकल एस्पेक्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए, तब वहां जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होते रह जाएंगे एनक्लेक्स के अंदर। तो साइकेट्रिक के अंदर ये रही बात पीडियाट्रिक की, एनक्लेक्स तो है ही है, पीडियाट्रिक में भी एनक्लेक्स पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। लेकिन अगर आप
पीडियाट्रिक के अंदर कंपटीशन के पर्पज से देखा जाए तो मैं अपना बताऊं, मैंने पूरी पीडियाट्रिक तैयार की थी पारुल दत्ता, एक बहुत अच्छी राइटर की बुक आती है, मैंने उससे तैयार की है और वो बहुत ही सफिशिएंट और बहुत ही शानदार बुक है। बस आपको उसको पढ़ने से पहले मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसी गाइड उठाओ या कोई भी कुछ ऐसा मैटर उठाओ जैसा आपको प्रीवियस ईयर्स के पीडियाट्रिक के क्वेश्चन मिले, क्योंकि पीडियाट्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन 2 या 3 चैप्टर से ही आते हैं पीडियाट्रिक में, जैसे न्यू बॉर्न असेसमेंट के ऊपर, अदरवाइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, अदरवाइज एक दो कोई सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, अदरवाइज जेनेटिकल इश्यूज या माल फॉर्मेशन, इस पे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा नहीं। तो आप मैक्सिमम ज्यादा पढ़ने का मुकाबला वही ज्यादा क्लियरली करके जाएं जो एग्जाम में मैक्सिमम ही आते हैं। हाँ, पढ़ना सब कुछ सही है ऐसा नहीं, बट फिर भी पीडियाट्रिक्स का वेटेज एक तरह से देखा जाए तो कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक एवरेज वेटेज रहा है आज तक के एग्जाम में। तो आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुए या न्यू बॉर्न असेसमेंट हुआ या न्यू बॉर्न वाले चैप्टर्स या कम्युनिकेबल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अदरवाइज कुछ सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बहुत अच्छा पढ़ के जाएं। पीडियाट्रिक इतना ही एस्पेक्ट रहता है और अपने सेल्फ प्रिपरेशन के नोट्स रख लें। सो पीडियाट्रिक के लिए आई थिंक पारुल दत्ता एंड एनक्लेक्स मोर बेटर। फिफ्थ वन इज ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। रियलिटी में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा वेटेज है इस सब्जेक्ट का, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन, क्योंकि एक तरह से नर्सिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ही ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक इसमें ही रहा है और आई थिंक है भी, कंटिन्यू भी चल रहा है सब जगह रोल तो, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत ज्यादा है। तो ऑब्स्टेट्रिक के लिए ऐसा मानना है कि आप एक ही बुक पढ़ें, पढ़ने का इन द सेंस इसमें ये मीनिंग है कि आप उस बुक को मिनिमम 5 से 10 बार तो पढ़ ही लें। वो है डिसीज अटैक की ऑब्स्टेट्रिक, उनको आप 5 से 10 बार पढ़ लें, बस बहुत है। उसके बाद ही आप एनक्लेक्स खोलें, उससे आपको थोड़ा इंटरवेंशन का आइडिया लग जाएगा क्या है, वो जरूर पढ़ लें। तो सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो यही सबसे बढ़िया थिंग है। रही बात सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की, ऐसा है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का वेटेज आज तक रहा नहीं है, अगर रहता भी है तो कुछ गाइड्स तो आप पढ़ेंगे डेफिनेटली, सिर्फ बुक्स के आधार पर रहेंगे नहीं, तो कुछ गाइड्स उठाएंगे, उनमें से आप कुछ क्वेश्चन देख लें जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी उस राइटर की बुक है उसमें लिखे हैं, तो वो क्वेश्चन आप थोड़े समझ लें, तो थ्योरी भी होती है वहाँ, तो वही समझे, वो ज्यादा बेटर है। बाकी मैं अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको पीजी करनी है सोचिए या साइको में, देन आपके लिए अलग मैटर हो सकता है, बट इन कंपटीशन पर्पज से आपसे किसी भी गाइड को उठाएं जिसमें कुछ पुराने क्वेश्चन हो या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ें। ज्यादा पढ़ना आई थिंक सोशल साइकोलॉजी के लिए बेटर नहीं है। सब्जेक्ट वाइज आई थिंक यही है। कोई सब्जेक्ट रहा है पीछे? F1 हुआ, एमएसएन हुआ, कम्युनिटी हुआ, साइकेट्री हुआ, पीडियाट्रिक्स हुआ, ओबीजी हुआ, सोशियो साइको हुआ। फार्मेकोलॉजी के बारे में क्या विचार है? यस, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअल में 2 सब्जेक्ट रह गए, एक एनाटॉमी और फार्मेकोलॉजी। एनाटॉमी का इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया क्योंकि वो एमएसएन के साथ ही है, आपको एनाटॉमी बहुत ही अच्छी आनी चाहिए सीरियसली। लेकिन मेरा ऐसा मानना, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करो, जैसे मैंने स्टार्ट की थी, मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करो, सबसे पहले आप फंडामेंटल और नर्सिंग से भी पहले फिजियोलॉजी पढ़ लें, सबसे पहले फिजियोलॉजी ही पढ़ ले। एनाटॉमी आपको बेसिकली आती है, इतने भी हम लोग भोंदू नहीं होता है कि अपने को ये नहीं पता कि हार्ट एब्डोमेन में होगा या थोरेसिक कैविटी में, अपना आइडिया है यस इट इज इन द थोरेसिक कैविटी, मीडियस्टिनम, जो भी अपना आइडिया रहता ही है। तो हम लोग एनाटॉमी बड़ी बड़ी जानते हैं, वो सफिशिएंट है। नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, आर्टरियल सप्लाई या जो भी बोन्स हैं, या इतना डीप पढ़ना ठीक है, पढ़ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, बट वो इतना डीप पढ़ना बेटर भी तो नहीं है। मतलब कंपटीशन के पर्पज से मैं शुरुआत से भी एक वर्ड पे जोर देता हूँ, स्मार्ट स्टडी। आपको सिलेक्शन के लिए स्मार्ट स्टडी मैटर करती है, आपका नॉलेज कितना डजंट मैटर। हाँ, लाइक मुझे आज बहुत कुछ आता है, चलो एनाटॉमी से मुझे कुछ भी पूछ लो, मैं कुछ भी बता दूंगा अभी फटाफट, लेकिन मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा क्या काम का नॉलेज है। दुनिया आपके मतलब मेरा ऐसा मानना है कि नदी के बहाव के साथ ही बहना चाहिए। विपरीत बहोगे तो प्रॉब्लम्स तो खूब होगी, लेकिन कुछ हासिल जरूर करोगे। ऐसा नहीं है हासिल नहीं करोगे, हासिल तो हर कोई कहीं ना कहीं करता ही है, बट बहाव के साथ बहना ही ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं 1.5 साल कहने का मतलब ही नहीं है मेरा, थोड़ा अलग ही है। तो रही बात एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी आप एमएसएन की जो भी बुक पढ़े या जो भी कुछ मैंने एनक्लेक्स बताई थी एमएसएन के लिए वही पढ़े। और रही बात एनाटॉमी की, तो आप स्पेशली कोई भी बुक उठा लें। लाइक मैंने जो पढ़ी वो थी भाई शुरुआत में कॉलेज लाइफ में मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी बीडी चौरसिया। मैंने फर्स्ट ईयर में बीडी चौरसिया पढ़ ली थी, थोड़ा दिमाग तो लिया था मेरा, फिर बाद में बंद कर दी थी मैंने। बहुत बड़ी बुक है, दिमाग भी खराब करती, समझ में भी नहीं आती थी। इवन एक टीचर हुआ करते थे, उन्होंने थोड़ा डरा भी लिया था पढ़ा के। इंग्लिश में पढ़ाते थे हम लोग, स्पेशली हिंदी मीडियम, सॉरी मैं कहना चाहूंगा इसको मारवाड़ी मीडियम यस डॉक्टर जसकरण सर वो पढ़ा। यस हाँ, तुम लोगों को भी उन्होंने ही पढ़ाया था बिल्कुल। तो वो थोड़ा एक्चुअल हम लोग मारवाड़ी मीडियम, वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाए जा रहे हैं, हमारे से बाउंस ही होता था। सो उन्होंने बीडी चौरसिया का बोला था, पर मैं वो पढ़ नहीं पाया। फिर उन्होंने बोला था फिजियोलॉजी, एक डॉक्टर बिनावड़ा करके आते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। उन्होंने बीके जैन, एक बहुत अच्छी बुक आती है बीके जैन की, 2 वॉल्यूम है, वो पढ़ने को बोला था।
तो उस वक्त मैंने कहीं से उसको खरीदा तो नहीं था, पर किसी स्टूडेंट से या किसी फ्रेंड से वो ली थी और पढ़ी थी, तो कुछ कुछ टॉपिक उससे पढ़े थे। पर ओवरऑल अगर कंपटीशन की बात की जाए तो आई थिंक कोई भी ऐसी बुक जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ में आती हो, लाइक रोस एंड विल्सन, आशालता या महेंद्र कुमार आनंद वर्मा की एक बुक आती है, या जो भी छोटी से छोटी बुक या कुछ भी, आप फिजियोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ना है, बहुत अच्छी। और अगर कोई आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में किसी टीचर से पढ़ना चाहता है, आई थिंक फिजियोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट गुरु है वीरेंद्र सर, अब उनसे पढ़े। अगर आप पढ़ना चाहते हैं किसी से या पर्सनली उनके पास कोचिंग करना चाहते हैं, ट्यूशन, या वो अगर फेयरली भी कुछ पढ़ा रहे हैं तो भी उनके पास ही पढ़े, उनसे बेहतरीन आई थिंक फिजियोलॉजी कोई नहीं पढ़ा पाएगा, बहुत बेहतरीन टीचर है इस मामले में, मेरा ऐसा मानना है। तो फिजियोलॉजी की बात ये है, शुरुआत फिजियोलॉजी से करें। फिर रही बात अपनी इसकी कौन सा फार्मेकोलॉजी, ठीक है, फार्मेकोलॉजी के अंदर आई थिंक आपने जो कॉलेज में पढ़ा ना वो ज्यादा मैटर करेगा एक्चुअल में, इसलिए कि कुछ दवाएं ऐसी होती है, कुछ मेडिसिन या कुछ फॉर्मूलाज या कुछ ट्रिक्स, क्योंकि फार्माकोलॉजी ज्यादातर लोग ट्रिक्स पे याद रखना पसंद करते हैं, और इवन करनी भी चाहिए, ऐसे याद नहीं कर पाओगे आप क्लासिफिकेशन या जो भी ट्रिक्स है, तो इतना वो नहीं होता इसमें। तो आई थिंक कॉलेज लाइफ मैटर करता है। तो कॉलेज में तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट टीचर है वहाँ पढ़ाने वाले, डॉक्टर संगीता तंवर मैडम थी, बहुत ही शानदार, उनसे बेहतरीन तो आई थिंक पढ़ाता होगा कोई टीचर, बट मैंने नहीं देखा। डॉक्टर संगीता तंवर मैम सीरियसली वेरी नाइस टीचर, बहुत अच्छा समझाती है। प्रॉब्लम यही होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में कि वहाँ डिवाइडेशन होता है, लाइक 45 आवर्स में आपको फार्मा करवानी है, अब जितना भी हो सके करवा लो, तो वो भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बॉन्डिंग में रहती है, तो 45 आवर्स में जो हो पाता है करवा देती है, लेकिन जितना भी करवाती है वो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट, इवन मेरे हिसाब से तो कंपटीशन से भी ज्यादा करवा देती हूँ, मेरा ऐसा मानना। आज तो मैंने उन्हीं का पढ़ा है, बड़ी बुक्स तो खुली है, और वो जो पढ़ाती थी तो कहती थी कैडी त्रिपाठी पढ़े आप हमेशा, तो मैंने बुक परचेज की और उसके साथ साथ पढ़ता था, लाइक एंटीबायोटिक्स करवा रहे हैं, अदरवाइज ऐसे बेसिक फार्मा करवा रहे हैं, फंडामेंटल्स करवा रहे हैं, तो रिसेप्टर करवा रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स तैयार करवा देते थे और कहते थे अब आप इसके साथ कैडी त्रिपाठी पढ़ते रहे, तो उसी वक्त से बेसिक आपका क्लियर है। लेकिन रही बात अगर आपको सिर्फ कंपटीशन पर्पज देखना है कि भाई कंपटीशन पर्पज से हमें फार्मा पढ़नी है, तो देखा जाए तो आप बुक पढ़ना चाहते हैं अगर सिर्फ बुक, तो मेरा ऐसा मानना ओनली पद्मजा उदय कुमार, उसकी एक बुक आती है फार्मेकोलॉजी की, ओनली वही पढ़े आप, क्योंकि वो पढ़ सकोगे और टाइम भी आपका नहीं होगा। कैडी त्रिपाठी आई थिंक नहीं, इतना आप पढ़ नहीं पाओगे, इतना वो सिर्फ कॉलेज लाइफ में पढ़ी जा सकती है, क्योंकि अपने पास बहुत। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द तरावी संभाग? यस वो बहुत अच्छी बुक है। यस, मैं थोड़ा उसका नाम भूल गया था, मैं अभी वही कर रहा था, पर वो एल्जेवियर पब्लिकेशन की है, मैं ये कह सकता हूँ बहुत अच्छी बुक है, एल्जेवियर पब्लिकेशन की आती है, तो वो जरूर पढ़ें। और एक्चुअल में अगर आपको प्रॉपरली बुक नहीं पढ़नी है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी है, तो आप बस ये पता लगाओ अपने फ्रेंड सर्कल में कि कौन सी जगह या कौन सी कोचिंग या कौन सी इंस्टीट्यूट में ऐसा फैकल्टी है जो फार्मा बहुत अच्छी करवा के जाता हो, तो वहां से फार्मा के नोट्स पिकअप करें और वो पढ़ें। एक्चुअली मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि कंपटीशन में कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं लगभग 70 to 80% सिलेबस वही रहता है, मैक्सिमम कवर अप कर देते हैं। अब जो 20% बचा है ना, वो तो मैं कहा ही था, वो टॉपर्स के पास ही रहता है वो नॉलेज, तो फर्स्ट टू 10, लेकिन अपने को तो टॉपर की तो सोच रखनी है। बट अगर आप 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं तो भी कौन सा नुकसान है, आप तो सिलेक्ट हुए ना, टॉपर और आप दोनों बराबर हो गए। हाँ, बस वो टॉपर है और आप 25 पर हो या 39 पर या व्हाटएवर, बट यू आर आल्सो सिलेक्टेड ना, सो सिलेक्शन मैटर्स एवर आई थिंक। सो अगर आप, मेरा जैसा मानना है फार्मा के अंदर, तो वही पद्मजा उदय कुमार, अदरवाइज आप एल्जेवियर की बुक पढ़े तब। तो अगर आपको स्मार्ट स्टडी के रूप में देखना है तो किसी भी फ्रेंड सर्कल से अच्छे से नोट्स लो, जो कोई भी कोचिंग में पढ़ रहा हो या जहाँ पढ़ाई जा रही हो पूरी कंप्लीट अच्छे से, तो वो ले। बस फार्मा का यही रोल है। और सैनी रोल ऑफ सीईटी? नो, उसमें ज्यादा नहीं है, सीईटी ज्यादा नहीं है, मैनेजमेंट और रिसर्च का रोल बहुत है। सीईटी का तो क्या है कि बेसिक कंसेप्ट आपके वैसे ही क्लियर रहते हैं, पर मेरा हिसाब से मैनेजमेंट और रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अगर आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो। हाँ, कंपटीशन में इनका वेटेज एक तरह से ना के बराबर रहता है। कभी कभी वो मेरिट या ऐसे कंपटीशन को हायर करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं कंपटीशन, अब अदरवाइज कंपटीशन में तो वो नहीं आता। बट अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कंपटीशन दे रहे हो, लाइक एम्स, एमएससी, राजस्थान RUHS MSc, अदरवाइज पोस्ट बेसिक या किसी भी लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो PhD का भी हो, उसके अंदर वेटेज रहता है रिसर्च, मैनेजमेंट और लिटिल बिट ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन या नर्सिंग एजुकेशन कह लो या CET कह लो, इनका थोड़ा सा रोल रहता है। इनमें CET की बात करें तो कुछ थ्योरीज पे क्वेश्चन आते हैं, लाइक प्रैग्मेटिज्म या नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, व्हाटएवर, तो इनका अच्छा क्वेश्चन होता है। और कुछ एजुकेशन में होता है, लाइक फील्ड ट्रिप है या लेसन प्लान है या जो भी सिंपोसियम है या जो भी छोटे मोटे जो लेक्चर्स वगैरह हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है, तो इन पे कुछ क्वेश्चन बताएं, वो बेसिकली आपको आई थिंक आते हैं। और नहीं भी आते हैं तो
इस सब्जेक्ट के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली कहूंगा तो फिर से वही, इसके लिए तो वही, आप टाइम वेस्ट ना करें ज्यादा इन सब्जेक्ट में। आप इस सब्जेक्ट के लिए एक्चुअल में कोई भी गाइड उठाएं जिसमें जो अच्छे से क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, 500-600 क्वेश्चन हो, वो ढंग से पढ़ाएं, उनको समझे, थ्योरी देखें थोड़ी सी, और आप कर सकते हो। तो उसमें आई थिंक टाइम नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन रही बात रिसर्च और मैनेजमेंट की, इसमें आपको टाइम देना चाहिए, वो भी 100%। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो तो मेरा ऐसा मानना है। रिसर्च के लिए एस.के. शर्मा, तो मैंने उनकी बुक पढ़ी है और मैं सभी को यही कहूंगा आप वही बुक पढ़ें, उससे बेहतरीन मैंने बुक नहीं देखी है रिसर्च के अंदर। और कल एक मुझे कुछ पीडीएफ या कुछ शेयर किया था गोविंद ने, वो बहुत बेहतरीन है, वो भी आप जरूर देखें। गोविंद आपके लिए शेयर अवेलेबल करवा देगा कहीं ना कहीं से, तो वो जरूर देखें, वो भी बहुत अच्छा फैक्टर मैटर है उसके अंदर। बाकी रिसर्च के लिए एस.के. शर्मा आई थिंक मोर बेटर। और रही बात मैनेजमेंट के लिए, तो मैनेजमेंट का भी मैं कहूंगा तो मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चंस या बड़े बड़े टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, तो बुक्स आपको एक बार तो देख ही लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रिपरेशन के लिए देख ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों का तुलना करें मैनेजमेंट और रिसर्च की, तो 70% रिसर्च पे वेटेज ज्यादा रहता है, 30% मैनेजमेंट में। फिर भी मैनेजमेंट के लिए एक बुक आती है, थोड़ा नाम स्लिप हो रहा है मेरा, कॉलेज लाइफ में जो पढ़ी थी, यस हाँ, वो जरूर पढ़ना है। एक्चुअल में मैंने क्या उस वक्त बुक नहीं खरीदी हाई क्लीमेंट की, एक फोटोकॉपी थी मेरे पास उस बुक की, इसलिए मैं उस राइटर का नाम भूल ही जाता हूँ, क्योंकि उस जिस पे राइटर लिखा था वो पेज है ही नहीं मेरी बुक के अंदर। सो मैंने वो चैप्टर ही पढ़े हैं, सो मुझे नाम नहीं याद है उसका, सॉरी। तो ये सीन है मैनेजमेंट के अंदर। और ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है, सारा पढ़ लिया आपने, सारे थ्योरीज पढ़ ली, सारी टेक्स्ट बुक पढ़ी, सारे अच्छी थ्योरीज पढ़ी, सारे कंसेप्ट क्लियर किए, सारी एंट्रेंस पढ़ी, सब कुछ अच्छा पढ़ा, लेकिन इतना से पढ़ने से नहीं होता है। मतलब ये सब पढ़ने से आपको ये आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में नर्सिंग क्या है। इतना आप पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नई गैलेक्सी बन चुकी है आपके आमने सामने, आपको लगेगा यस यार फीलिंग आ रही है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन अगर नहीं देता है तो क्यों नहीं देते हैं, और देते हैं तो भी क्यों देते हैं। आईएम अगर हिपेरिन दे रहे हैं तो वाई, क्या रीजन है, आपको फीलिंग आएगी, आप थोड़ा एंजॉय करना सीख जाओगे। यस फीलिंग तो आ रही है, मजा आ रहा है कि हाँ भाई ये सीन है। अगर भाई इम्यूनिटी कम हुई, किसी बंदे को 0 इम्यूनिटी पे रख रहे हैं तो क्या रीजन है, उसका इन्फेक्शन लेवल क्या होगा। थोड़ा इनोवेटिव टाइप से अगर आप पढ़ोगे ना तो फीलिंग आ जाएगी, मजा आ जाएगा। और अगर आप थोड़ा नेट यूज लेते हैं, और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो बहुत यूज लेता था, बीच बीच में छोड़ दिया सोशल मीडिया का। कंपटीशन से अगर आपको सिलेक्शन होना है, पार पाना है, तो सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर है। मैं थोड़ा बीच में दूर हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ है लेकिन हुआ था। मैंने गोविंद से एडवाइस भी दी थी क्या किया जाए, तो उसने बहुत अच्छा एडवाइस भी किया था, तब हमने दूर किया था, कुछ कोशिश अच्छी थी। पर जितना हो सके अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन है सोशल मीडिया का। और नेट यूज लेते हैं तो आप यूट्यूब का या कुछ अच्छे चैनल्स हैं, कुछ अच्छी साइट्स हैं, मैक्सिमम ये देखा जाए तो यूट्यूब ही बेटर है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लाइक सीजोफ्रेनिया टाइप करके आप एक बार देखें तो सही, आप सोच नहीं पाओगे, इतना अच्छा चीज मिल जाएगा आपको। टाइम वेस्ट करने से तो बेटर है आप वहाँ कुछ सीख ही लो। तुम्हें म्यूजिक या गाने, हाँ ठीक है वो भी एक माइंड थेरेपी है, साइकोलॉजिकली थेरेपी है वो नहीं, मैं एजुकेशन पर्पज से कह रहा हूँ। आप कुछ चीजें वहाँ देख सकता हूँ, पर जितना हो सके थोड़ा सोशल मीडिया अवॉइड करना चाहिए। और यही है बस इसको डेली। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस करें जितना हो सके। लाइक मैक्सिमम लोग आपको ये कह देंगे कि यार वो गाइड मत पढ़ना, या वो ही गाइड पढ़ ले, या वो पढ़ ले, व्हाटएवर। लेकिन मेरा ऐसा मानना, आप 2 से 3 अच्छी गाइड लें, एक गाइड से कुछ नहीं होता है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल नर्सिंग प्रोफेशन में इंडिया में बहुत सारी बुक देखी है, तो कंपटीशन के पर्पज से कह रहा हूँ, टेक्स्ट बुक नहीं, कंपटीशन के पर्पज से खूब गाइड्स आती हैं, लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो ऑथेंटिक और जिसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं है वो सिर्फ एंट्रेंस है। बाकी की गाइड लाइक ये अपने प्रीति अग्रवाल आती है, टारगेट हाई आती है, पहलाग्राम यादव की गाइड आती है, प्रताप नरसिंह गाइड आती है, या व्हाटएवर 2-4 गाइड और आती है, उन सब में माइनर मिस्टेक्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं। वो ऑथर ऑलरेडी लिख देते हैं, शुरुआत में वो मेंशन कर देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप देखें वो आपकी वो होगी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनकी भी मिस्टेक नहीं है, हो जाता है मिस्टेक। तो ऐसा है कि ओवरऑल उन सब गाइड को पढ़ना चाहिए, लेकिन उन सब के साथ पहले आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं याद करें। आजकल का ऐसा चल रहा है कि गाइड को रटते हैं लोग, लाइक किसी भी एक्स गाइड आ रही है उसमें 200 क्वेश्चन रट लिए, डजंट मैटर 200 में से 20 क्वेश्चन आपने बीच में गलत आंसर दिए होते हैं, फिर भी रट लिए। यस अगर पूछा जाए क्वेश्चन की यस हमारे अकॉर्डिंग इन्फेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे, अगर उसके अंदर रिनल फंक्शन टेस्ट राइट दिया हो तो वो रट के रख लेंगे, नहीं यही राइट है। वहाँ बोले सीकेएमबी हो या टॉप आई भी दे रखा, वो उनको मतलब ही नहीं है, यस रिनल फंक्शन टेस्ट यही राइट है भाई, उस बुक में दे रखा था। सो वो वाली स्टडी नहीं करनी है, आपको सारे ऑप्शंस भी देखने हैं, ढंग से पढ़ना है, हर चीज क्लियर करनी है। कॉन्टेक्ट यस सीनियर्स हैं आपके अच्छे, अदरवाइज नेट आपका सबसे साथी है, जिसका कोई नहीं उसका गूगल है ही है। तो
सब तरह से यूज लो, स्मार्ट स्टडी करो, ओवरऑल आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, कैपेसिटी के साथ क्वालिटी भी बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, सारी अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़ो, जितना हो सके सबसे ज्यादा टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए, उसके साथ आपको एनक्लेक्स पढ़नी चाहिए, और उन सब के साथ आपको किसी भी बेहतरीन टीचर्स के जो अच्छी फैकल्टी है कहीं भी हो, चाहे वो कहीं किसी कॉलेज में हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या कहीं भी हो, चाहे वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो, तो उनसे वो नोट्स, उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आप कंपेरिजन कर सको उनका लेवल क्या हो रहा है, वो किस बुक से कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसको आप बहुत ढंग से पढ़ो, सारी चीजें क्लियर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है रिपीटेशन, जो रविकांत ने बोला भी है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट मैन, वही तो रिपीट वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 बार आपको हर चीज को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने 5-6 बार नहीं पढ़ा तो आप रियल में आप वैसे क्वेश्चन कर लो तो आप सोचोगे नहीं। हाँ, पेन किलर सबको पता है पैरासीटामोल है, लेकिन वो भी क्वेश्चन लोग कई बार गलत कर देता है। जब वहाँ आंसर डाइक्लोफेनेक या उनके साथ 2-4 ऑप्शन और ऐसे ही लगा दें ऐसे ही, तो उनमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। मेरा ऐसा मानना है, तो रिपीटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रिपीटेशन के साथ आपके बेसिक बहुत तैयार होने चाहिए, बहुत अच्छे से। यही होता है ओवरऑल कंपटीशन का तो सिस्टम। आपने कहा रिपीटेशन, राइट? यस यस। पर एक्चुअली होता क्या है, अगर अपन ने 1 या 2 बार कोई गाइड या एनी रिसोर्स दैट वी हैव रेड वंस एटलीस्ट, तो सेकंड बार जब उसको दोबारा हाथ में लेते हैं तो वही चीजें आती है, तो शिकायत हम ये करते हैं कि यार बोर हो रहे हैं, इसको पहले से पढ़ा हुआ, आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा मेरा। हाँ हाँ, तो ये एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में मैं भी ये चीज फेस कर चुका हूँ। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, एक अच्छा सा सॉल्यूशन है। हम लोग इस चीज को फेस कर चुके होते हैं जब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना किसी बुक को, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट होता है। ओके, सेकंड टाइम जब पढ़ेंगे तब हमें याद होगी। फर्स्ट टाइम तो हमें ऐसा होता है हम इंटरेस्ट से पढ़ देंगे, इसका आंसर ये है, ओके इसका आंसर ये, हम एक तरह से मैथ की तरह लेते हैं हर सब्जेक्ट को। सेकंड टाइम हम उसको याद कर लेते हैं, याद इन हैं तो काफी अच्छा समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं। थर्ड टाइम आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि रियल में आपको बोरिंग लगेगी। मेरे साथ भी होता था, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग डिजाइन करनी पड़ेगी। मतलब कि हर वक्त एक अच्छा टारगेट रखना पड़ेगा दिमाग में, बी पॉजिटिव। लेकिन उसको पढ़ने का एक नजरिया हो सकता है, आप थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हो उसको। अगर आप धीरे पढ़ोगे बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 से 3 बार पढ़ रखी है, तो सच है ये, तो बोर हो जाओगे। वही क्वेश्चन वापस आएगा, ये पैरासीटामोल क्या है, तो वॉट एवर, मतलब पायरेक्सिया में काम आती है, ठीक है ये पता है, फिर भी आप उसको पढ़ो, क्योंकि वो चीज भी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके दिमाग में आपने थ्योरी पढ़ के आए हो, कुछ और टॉपिक भी पढ़ोगे। और ऐसा भी तो नहीं है कि आपने लाइक ए बुक है जिसको आपने आज पढ़ा है, कल ही आप वापस उसको पढ़ लोगे, ओके परसों आप वापस पढ़ लोगे, ओके 2-3 दिन पढ़ा। पर ऐसा नहीं है कि उसी चैप्टर को आप कंटिन्यूस 7 दिन पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर का एक रूटीन और बहुत ही अच्छा शेड्यूल्ड टाइम होना चाहिए। लाइक आपने टाइम गैपिंग कोर्स, जैसे पीरियडिकली, जैसे 1 to 7 न्यूमेरिकल रिपीटेशन, जैसे 1 चैप्टर आज कंप्लीट किया और 7 days रोटेशन। वही तो कह रहा हूँ मैं। आप रेगुलरली अगर उसको पढ़ लोगे तो आपका दिमाग डेफिनेटली आप बोर होगे, उसमें कोई दो राय नहीं। इवन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करती है उनके इंटरव्यू देखना, वो भी ऐसा ही कहते हैं कि रिपीटेशन मैटर। बट ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को बार बार काफी दिन तक पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। काफी दिनों का गैप लो, बीच में फिर पढ़ो, क्योंकि आप गैप ले लोगे ना एक बार, तब आपको जब वापस पढ़ोगे ना, आपको खुद को लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने उसको पढ़ा याद था, पर अब नहीं हो रहा है मुझसे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रही है। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ राइजेस है, कहाँ मिस्टेक्स है, आप सब निकाल सकते हो उससे। ऐसा इसके लिए ये भी हो सकता है ना बॉस, जैसे 1 महीने में एक पूरी सब्जेक्ट है या एक बुक कंप्लीट हुई, तो नेक्स्ट दूसरी बुक करो और दूसरे 10 दिन बाद है ना फिर उसे रिपीट कर लें। हो सकता है। एक्चुअली मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ मैंने किस तरह से पढ़ाई की थी। मैंने लाइक अगर मैंने फंडामेंटल उठाई है तो लाइक मैंने टाइम दे रखा था कि फंडामेंटल लाइक 10 से 15 दिन होनी चाहिए। चलो ठीक है, लास्ट 15 दिन तो मैं कंटिन्यू फंडामेंटल ही पढ़ता था। और फंडामेंटल पढ़ने का नजरिया क्या होता था, लाइक मैंने किसी को अच्छे से नोट्स पढ़े, पहले शुरुआत मैंने नोट्स रखी, फिर मैंने एनक्लेक्स पढ़ी, फिर जो भी मेरे पास गाइड होती थी, चाहे वो 4 या 5 तरह की गाइड हो, उन सबसे बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, ठीक है ये हो जाता था। फिर एक बार फिर से इन सबको पढ़ा और बंद साइड में रख दिया। देन 15 डेज के लिए नेक्स्ट शेड्यूल, नेक्स्ट सब्जेक्ट लाइक साइकेट्रिक उठा ली, निविदा पढ़ी, 2-4 अच्छे एनक्लेक्स पढ़ ली, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 3-4 गाइड से अच्छे क्वेश्चन उठाए, अच्छे पढ़ा, फिर वापस उनको देखा, देन साइड, देन ये, तो इस तरह से चलता था। तो अगर वापस फंडामेंटल मुझे पढ़नी होती थी ना, तो लगभग 1.5 या 2 महीने बाद उसका नंबर आता था। तो फिर मैक्सिमम चीजें चलो हमें याद हो जाती थी, लेकिन जब मैं वापस पढ़ता था ना तो ऐसा लगता था यार ये चीज मैंने उसको पढ़ी, याद थी बट नहीं। हाँ, तो हम मेरे हिसाब से फोर्टनाइट का वो होना चाहिए अपने पास कि भाई हम किस तरह शेड्यूल से पढ़ रहे हैं। शेड्यूल हमेशा मैटर करता है। आप ये सोचते हो कि मैंने ठीक है हीमोडायनेमिक बैलेंस अभी पढ़ लिया, रहने दो, फंडामेंटल का ये तो क्लियर है, अब मैं वाइटल साइंस पढ़ देता हूँ परसों, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको फंडामेंटल ढंग से ही पढ़नी है, रूटीन भी पढ़नी है, और एक सब्जेक्ट को क्लियर करें। मेरा ऐसा मानना, कुछ लोग, काफी लोग ऐसे पढ़ते हैं लाइक आज एमएसएन का कार्डियो पढ़ लिया, कल पीडियाट्रिक का न्यूबॉर्न असेसमेंट पढ़ लिया, परसों साइकेट्रिक का सिजोफ्रेनिया पढ़ लिया। ऐसा नहीं, मेरा ऐसा शेड्यूल नहीं था। उसमें ऐसा है कि यूं मैं उसमें वो फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा आपके ऊपर भी आ सकता है।
यस, आपके पास प्रेशर भी आ जाएगा कि यार अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, सिजोफ्रेनिया हुआ बस साइकेट्रिक में, आपको 10 दिन में लगेगा साइकेट्रिक में सिर्फ सिजोफ्रेनिया, अभी तो 20 टॉपिक और पढ़े। वो नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। मेरा मानना है कि आप एक सब्जेक्ट क्लियर करो, आपकी बर्डन भी कम हो जाएगा, आपको लगेगा ये फंडामेंटल तो मैंने क्लियर कर लिया है, बस ये है कि उसको मुझे एक बार फिर से रिपीट करना है। क्वेश्चन गाइड का अगर मैं नाम लूँ तो आप सारी क्वेश्चन गाइड पढ़ सकते हैं। लाइक मेरे पास जो थी अवेलेबल, मैं उनके नाम बता सकता हूँ। लाइक मैंने शुरुआत कॉलेज में की थी, किसी ने एडवाइस की थी इसलिए ले आया। एक प्रीति अग्रवाल की गाइड आती है, तो मैंने वो पढ़ी है। वो एक्चुअली में बेसिक है, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है, काफी मिस्टेक है, लेकिन मैंने पढ़ी है वो, मैं ये कह सकता हूँ। देन पहलाद यादव का एक सेकंड वॉल्यूम आता है, गाइड के 2 वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम थ्योरी, सेकंड वॉल्यूम क्वेश्चन। आप सेकंड वॉल्यूम के क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन टारगेट है की एक बहुत अच्छी गाइड आती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के तौर पर। और ओवरऑल अगर मैं किसी को, मेरी नजरिए से, मैं एनक्लेक्स के बाद एनक्लेक्स पढ़ी मैंने, ठीक है, उसको तो मैं नंबर 1 बोलता ही हूँ, बहुत अच्छी गाइड है, बहुत सब कुछ है। उसके बाद अगर मैं किसी को सेकंड ओपिनियन देता हूँ ना, तो वो एक राइटर है अमित तादी, सीकर में हृदय नर्सिंग कोचिंग करके उनकी कोचिंग है, उसमें वो पढ़ाते हैं, पीडियाट्रिक की बहुत ही स्पेशलिस्ट फैकल्टी है। अगर किसी ने अमित दादी की गाइड देखी है तो, नहीं देखी है तो जरूर लें। हम एक काम करेंगे, इसका एक जो अभी इंटरव्यू हो रहा है इसके बाद में जैसे लिंक होगा उसके साथ ही इन सारी बुक्स का लिंक दे देंगे हम, तो पर्टिकुलरली जिनको भी चाहिए वो जाके देख सकते हैं कौन सी बुक है, या खरीद भी सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल करेक्टली ऐसा हो सकता है। इवन कुछ बुक्स तो ऐसा है कि इनकी शॉपिंग भी की जा सकती है ऑनलाइन, बट कुछ बुक्स ही अवेलेबल है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। हाँ, हम उनका प्रेफरेंस दे सकते हैं साइट पे कि भाई ये आप पढ़ें तो ज्यादा बेहतरीन है। इवन प्रेफरेंस देना तो ठीक है, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये बहुत टफ है इतना पढ़ना। यू नो, आई थिंक यू नो व्हाट आई वांट टू से यू। No, this interview is meant for the people who want to crack the toughest exam of the nursing in India. It is not for the it is not for the basic things how you have cleared in first stroke that we want to clear. So obviously it will not be that much easy. बिना कोचिंग के अगर आप पढ़ना चाह रहे तो obviously आपको बढ़िया मैटर ही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप बिना कोचिंग पढ़ रहे हैं तो जो मैंने बताया वो सब कुछ आई थिंक करना चाहिए। मैंने तो ये सब कुछ किया था, ये मैं मानता हूँ। ये तो उसी तरह हुआ बॉस जैसे बंजर जमीन पे हल चला के फसल कमाना। यस, बिल्कुल करेक्टली, क्योंकि ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, प्रॉब्लम सबसे पहले अराइज कहाँ से होती है कि यू नो कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितना डीप पढ़ते हो, कितना ही पढ़ते हो, लेकिन लाइक आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे फ्रेंड से जुड़े हो, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हमेशा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अंगुली करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं जो रियल में कभी कंपटीशन में भी आते नहीं है या आने के चांस भी नहीं है, फिर भी इतना टफ होगा कि एक बार तो आपको हिला देगा और दूसरे उसके दोस्त आंसर दे देंगे। हमें सच्चाई नहीं पता कि उनका आंसर कैसा आ रहा है क्या नहीं है, वो मैटर नहीं है, बट हम हिल जाते हैं क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है। हम लोग कोई ज्यादा खतरनाक वाले आईक्यू वाले पर्सन है नहीं, जितनी आईक्यू है उस हिसाब से हम हिल ही जाते हैं कि यार ये क्या पूछा इसने, मुझे यही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोचिंग में कितना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, या जो भी ये लोग जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं कितनी अच्छे हैं, मैं कहाँ सेलेक्ट होऊंगा। डीमोटिलाइज कभी होना ही नहीं। तो दोस्तों से कांटेक्ट रखें, लेकिन इस तरह का नहीं कि वो आपको डीमोटिलाइज कर दें, उस तरह का नहीं। दिमाग खराब हो जाएगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आप 2 दिन नहीं पढ़ पाओगे, 10 दिन पढ़ के आपको लगेगा यार 2 दिन से पढ़ाई नहीं होगी, इतना लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स भी हमेशा, मैंने कहा ना, शेयरिंग फ्रेंड्स रखना, वो सेल्फ फ्रेंड मत रखना जो आपको हिला दें। हाँ, थोड़े कभी कभी वो सेल्फ फ्रेंड भी काम आते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, सब तरह के लोग काम आते हैं, पर ओवरऑल आपकी मेहनत ही सबसे ज्यादा आपके काम आएगी। आपका दोस्त सिर्फ एक ही है, वो आप खुद है। आपको आप खुद ही हरा सकते हो, आपको खुद ही आप अपने आप को जितवा सकते हो, कोई और नहीं। आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए, चाहे उसके लिए आप संदीप माहेश्वरी सुनते हो या फिर कोई भी टीवीएफ के शो देखकर आप स्टार्टअप के प्रोग्राम देखते हो, तो वो मैटर नहीं करता, कहीं से भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन मैटर करता है, चाहे आप किसी भी चाय वाले ढाबे के पास जाके बैठकर उससे बातें करते हो तो भी मोटिवेशन मिलता है, तो भी वो भी आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। सो डजंट मैटर आप कहाँ से मोटिवेट होते हो, बट सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर कहीं भी सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि ये सब चीजें जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, ये ऐसा लगता है कि यार ये फीवर है या ऐसी है कोई वायरल चीजें हो रही है, यार किसी का भी सिलेक्शन होने के बाद कोई भी इस लेवल का ज्ञान दे सकता है। पर मुझे भी ऐसा लगता था, कोई भी सेलेक्ट हुआ लाइक यूपीएससी या अदरवाइज नर्सिंग एग्जाम कॉम्पिटिशन में टॉप लेवल पे कोई आ रहा है, अगर वो कोई भी बात कहता था तो ऐसा लगता है हाँ सिलेक्शन के बाद ज्ञान दे रहा है। लेकिन अब मुझे फीलिंग आ रही है वो बंदा सही कहता था बेचारा, हम लोग भी उसको नॉर्मल ले लेते थे क्या, वो बंदा सही कहता था, उस बंदे ने बहुत मेहनत की है सच में, उसने इतनी बुक पढ़ी होगी तभी उसने क्रैक किया। मुझे खुद को ऐसी फीलिंग आती है वो सही थे। हम लोग हमेशा उनको बस नॉर्मल वायरल ही लेते थे, ये इतना है नहीं वो नहीं, वो हमेशा सही होते थे। तो हमने बात करी पहले तो बेसिक बैकग्राउंड के बारे में, उसके बाद में अपनी बात हुई थी
कि कॉलेज में क्या हुआ। आप फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक में आपने बोला, फिर कॉलेज के बाद एग्जाम से पहले ट्रांजिटरी फेज, देन मेन फेज जो एग्जाम की थी उसके बारे में बात हुई। फिर उसके बाद अपन ने बात करी विच सब्जेक्ट एंड व्हाट टू रिफर फॉर दैट सब्जेक्ट टू टेकल दैट सब्जेक्ट, राइट। यस, तो बिल्कुल। उसके लिए आपने हर सब्जेक्ट वाइज गाइड्स का नाम या टेक्स्ट बुक का नाम या जो भी रिसोर्सेस अपने को रिफर करने चाहिए वो आपने बताया। उसके बाद में आपने ये बताया है कि जो स्ट्रेस है उसको कैसे या ये हमें पूछना है अभी आपसे, स्ट्रेस को कैसे बस्ट करें हम। देन बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया के बारे में आपने बोला, सोशल मीडिया में यूट्यूब आप यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, राइट। देन यस, करेक्ट। आपको अपना सिटिंग टाइम बढ़ाना होगा पढ़ने के लिए। और क्वेश्चन था कि कितना पढ़ना पड़ेगा, तो आपने बोला कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ऑलरेडी नॉलेज है और आप कितना पढ़ सकते हो एट ए टाइम पे। इट डिपेंड्स यस, ऑन ऑन यू, राइट। और यस, अगर आप टाइम कम देते हैं एक सिटिंग में तो आपको टाइम लंबा लगेगा ऑब्वियसली पढ़ने के लिए चीजें। ऑब्वियसली ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी या क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आपने ज्ञान एक बार में ही कर लिया है, कुछ लोगों के पास होती है, मैक्सिमम के पास नहीं, कुछ लोगों के पास होती है। सो आई थिंक क्वांटिटी भी मैटर बहुत करती है क्वालिटी के साथ। ऐसा है, क्वांटिटी ही क्वालिटी लाती है। ओके। उसके बाद आपने वो सब्जेक्ट्स बोला कि आपने 4 या 5 बार रिपीट करना है। तो उसमें क्वेश्चन आया कि बोरिंग हो जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपने सजेशन दिया कि एक तो अपनी स्पीड फास्ट करो पढ़ने की। जब आप यस, थर्ड या फोर्थ टाइम पढ़ रहे हो तो आपको इतना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और बोरिंग भी आपको फील नहीं हो। और ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हो तो उतना टाइम नहीं लगेगा आपको। और ऐसा है कि अगर आप फोर्थ से फिफ्थ टाइम पढ़ेंगे तब आपको आइडिया भी हो चुका होगा कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैटर में से। तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पढ़ें हर टॉपिक के अंदर। आपने बोला कि शेड्यूल बना के पढ़ो, जो भी आप पढ़ रहे हो शेड्यूल से पढ़ो। देन यस, थर्ड बात आपने बोली, दो रिपीटेशन के बीच में गैप रखो। लाइक आप अफोन पढ़ रहे हो तो उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद दोबारा रिपीट करो, ना कि अफोन अफोन अफोन, राइट। यस, सो करेक्ट। यस, अल्टरनेटिव इट शुड बी। यस, देन फोर्थ पॉइंट था cover the subject fully at a time so you will gain confidence that I am confident in this particular subject. यस। Then फर्स्टली फर्स्ट टू दैट सब्जेक्ट, यस, करेक्ट। या सो आपको ये नहीं रहेगा कि कुछ चीजें हमने बीच में छोड़ दी उस सब्जेक्ट में। हम्म, फिर फिफ्थ पॉइंट था इसमें, शेड्यूल है वो पर्टिकुलर बंदे पे डिपेंड करता है कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो यस, according to the convenience of the person who is studying, it should be यस, according यस, to them. It might vary from person to person. श्याम जी के लिए कुछ और हुआ है, मेरे लिए कुछ हो सकता है और आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, राइट। यस, करेक्ट, जो भी आपको सूट होता है, आप जिस तरीके से अच्छे पढ़ सकते हैं वो आप टाइम टेबल फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद पढ़िए, राइट। फिर करेक्ट। यस, इसके बाद आया आपने प्रायोरिटी पे दो बुक्स बताई थी जो हमारी बात अधूरी रह गई थी। एक था फर्स्ट प्रायोरिटी एनक्लेक्स, यस, देन अमित दादीज, यस। उनकी जो गाइड आती है उसके बारे में बोला था। उसके बाद अगर आपको कोई थर्ड प्रायोरिटी देनी हो तो आप अभी बता सकते हैं, बीच में बात कट गई थी। ओवरऑल फर्स्ट प्रायोरिटी तो देखा जाए तो अपनी टेक्स्ट बुक है। आपने अगर अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप एनक्लेक्स पढ़ें, देन अमीर दादीज। अमीर दादीज इसलिए कि लाइक वो एक ऐसी बुक है जो आपको 2 दिन में बूस्टर डोज दे सकती है। लाइक परसों एग्जाम है तो आप आज अगर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो 2 दिन में आपको इतना कुछ वो बता देगी जो रियल में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है वो सब कुछ आपको रिपीट करवा दे देती है 2 दिन में, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आई थिंक वो बूस्टर बुक है, बूस्टर डोज वाली बुक है। और थर्ड प्रायोरिटी वाली बुक मुझे अभी मिली नहीं है एक्चुअल बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। और हाँ, क्वेश्चन गाइड तो कोई भी उठा लो। मैंने एग्जांपल भी दिए थे, प्रीति अग्रवाल या पहलाद राम यादव या फिर टारगेट हाई या प्रताप नाथ सिंह गाइड या वट एवर एक्सेप्ट जो भी हैं, तो आप उठाओ अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो थर्ड प्रायोरिटी हम लोग मास्लो की एक बुक आती है उसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करो आप। अदरवाइज लिपिन कोड की क्वेश्चन गाइड आती है, वो प्रैक्टिस करो। तो थर्ड प्रायोरिटी हम उसको दे सकते हैं, ऐसा माना जाए तो। ओके।
तो अब हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास पूछने के लिए, उसके बाद अपन इस बात को कंक्लूड करेंगे। ओके। एक बात थी, आपके पास अपने सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसे आपने बताया कि यूपीएससी का आपके पास पहले डिस्ट्रैक्शन था, देन सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन था, और बीच में कभी इतना डिमोटिवेट भी हो जाता होगा बंदा पढ़ते पढ़ते। और जो पर्सनल स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसके लिए तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ी अपन कह सकते हैं पूंजी है। तो कोचिंग में है आप, तो एक दूसरे को देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें आप कितनी रैंक आ रही है उससे मोटिवेट हो सकते हैं, पर सेल्फ स्टडी के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी कांटा है। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया था, वो शॉर्ट में बताइएगा। ये ओवरऑल मेरे लिए मैनेजमेंट, ये एक तरह मैनेजमेंट का मेन पता है इसका सॉल्यूशन था मेरी फैमिली। इन द सेंस मैंने पूरी की पूरी स्टडी घर पे की है फैमिली में, तो जो फैमिली एनवायरनमेंट था ना वो कुछ इस तरह का ही था कि स्ट्रेस आने नहीं दिया। एक्चुअल में स्ट्रेस सबको आता है, लाइक कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि खूब वैकेंसीज आ रही है, कभी कभी अकाल रहता है 5-6 महीने से कोई वैकेंसी नहीं आ रही, आप पढ़े जा रहे हो, आपके पास जब तक आपके सामने एक अच्छा सा टारगेट नहीं होगा आप रियल में बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे या अपना 100% नहीं दे पाएंगे। अगर आपके सामने टारगेट है, लाइक हमारा जो टारगेट था सबसे शुरुआत में वो एम्स जोधपुर का था, बहुत अच्छी मेहनत की सभी ने, सभी कैंडिडेट ने बहुत की, उसका रिजल्ट अभी भी अवेटिंग है पर अच्छा हुआ सभी का, आई होप सबके साथ अच्छा ही होगा उसका रिजल्ट, बहुत मेहनत की। तो टारगेट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सामने टारगेट नहीं है तो आप रियल में स्ट्रेस में थोड़ा बहुत जाओगे। अब रही बात स्ट्रेस को क्लियर करने की, वो पता है क्लियर होने के 2-3 चारे होते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपका जो वो है ना एंटरटेनमेंट सोर्स किया है, आप आई थिंक मैक्सिमम लोग आपके टाइम में इंटरनेट यूज करते हैं, अदरवाइज घर पर है तो टीवी यूज करते हैं, अदरवाइज फैमिली है या थोड़ा वॉकिंग तो करते ही होंगे सभी छोटा मोटा, तो आई थिंक वो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप कोई मूवी देखते हैं, लेकिन मैं अपना बताता हूँ, जब भी मैं स्ट्रेस होता था मैं एक मूवी देख लेता था, लाइक टीवी खोली मूवी देखी, ठीक है मैं रिलैक्स हो जाता था। मेरा तो पता नहीं है कुछ नशा था मूवी देखने का, यूँ समझ लो, मूवी देखी या फोन में कुछ गाने सुने या कुछ फिर से फोन में कोई मूवी देखी, न्यू मूवी, तो मुझे काफी रिलीफ मिलता था। और अपने आप को फिर से सेल्फ मोटिलाइज करने के लिए फिर वही है, एक दो दोस्त आप डेली कांटेक्ट में रहना। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया बंद कर रहे हो इसका मतलब कुछ दोस्तों से कांटेक्ट में नहीं हो, लाइक कुछ फोन कॉल्स भी आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, उससे बातें की 10 मिनट, उसने काफी अच्छी चीजें बताई, भाई ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, ये चल रहा है, आपको वो कुछ बता देगा, आपका मेंटली सेटअप कर जाएगा, आप बहुत अच्छे रिलैक्स हो जाओगे। सो आई थिंक ये सब चीजें, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप फैमिली में पढ़ रहे हो तो फैमिली इन्वायरमेंट, और अगर आप बाहर ही हैं रूम लेके पढ़ रहे हैं, आप अपने स्टार्टअप पे हैं, तो आई थिंक वहाँ तो ऐसा है कि आपको सब कुछ सेल्फ मोटिवेशन है। लाइक हम लोग कॉलेज में थे तो सब कुछ सेल्फ ही हो जाता था, लेकिन एक डर होना चाहिए, जब तक आपके अंदर डर नहीं है आप क्या पढ़ पाओगे। थोड़ा डर भी जरूरी है कि फैमिली प्रेशर और फ्यूचर अपना खुद के कैरियर प्रेशर, तो उससे आप बहुत अच्छे से रिलीफ लेकर पढ़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा प्रेशर मैटर करता है और थोड़ा टारगेट मैटर करता है। टारगेट को लेकर चलें, आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, ढंग से पढ़ें, यूं नहीं बीच में कुछ एग्जाम आ गया है कुछ आ गया तो आप अपना शेड्यूल ही चेंज करते हैं, उससे आपको ही नुकसान है, ये है। अच्छा, जो आपका मेन गोल है उसको हमेशा आंखों के सामने रखें, नहीं? करेक्ट, आप तब अच्छा कर पाएंगे। कुछ बीच बीच में अगर आप किसी चीज को देखकर डिस्ट्रैक्ट किया, वही है अलग रूट चेंज करेंगे तो खड्डे मिलेंगे, फिर आपको परेशान होने मिलेगी, हाईवे मत छोड़ो आप अपना। अर्जुन की आंख वाली बात है, नहीं? यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट। मतलब कि आपका एक बड़ा टारगेट होना चाहिए, इसके बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपने चेंज कर लिया तो आपको ही इश्यूज आएंगे। लाइक आपने डिसाइड कर रखा कि मैं 5 या 10 दिन के अंदर में लाइक फंडामेंटल के कुछ टॉपिक्स पढ़ूंगा, और बीच में आपको कहीं जाना हो जाता है शादी वादी में या कहीं भी, कहीं लाइक कहीं फ्रेंड्स के साथ आउटर या कहीं ऐसे चिल आउट मारने, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। आप खुद सोचते हैं 10 दिन का वो सिलेबस आपको 6 दिन में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको ही नुकसान है। आप काफी चीजें फास्ट पढ़ लोगे, फटाफट पढ़ लोगे, सिलेबस या चैप्टर कंप्लीट करने में लगे रहोगे, तो नुकसान ओवरऑल आपको ही है, वही वाली सिचुएशन है। सो आई थिंक आप फुल टाइम दें, फुल टारगेट, फोकस, मोटिवेटेड रहे, वो ज्यादा बेटर है। ओके बॉस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटिवेट हो जाना अलग बात है, मोटिवेट हम दूसरे को देख के हो जाते हैं। आज मैं आपको देख के मोटिवेट हो जाऊं कि चलो श्याम जी का सिलेक्शन हुआ है तो क्यों ना मैं भी करूं तैयारी इसके लिए, पर उस मोटिवेशन को कंटिन्यूअसली रखना एक अलग बात है। तो ये सही। उस चीज को आपने कैसे मेंटेन किया? ये रियल में वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है। इसकी जितनी भी बात हुई उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानूंगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में
ऐसा होता है कि मतलब कि जब तक एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग डिजायर, आप क्या चाहते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर मैटर करती है। जिस कम्युनिटी या जिस हम रीजन से आते हैं, वो राजस्थान है, देखा जाए तो एक कल्चरल वाली जगह है, काफी एक्सपर्ट है सोसाइटी में, यू नो। प्रॉब्लम ज्यादा तब होती है जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है, और उसके बाद भी आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, घर पे पढ़े जा रहे हो, आस पास के ताने सुनाई देते हैं, लो जी ग्रेजुएट हो गया हमारा बच्चा तो 10th पास है और आज महीने के 25 कमा रहा है या 50 कमा रहा है, तब आप बहुत से टूट जाओगे, एक बार टूटने की कगार पर आ जाओगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएंगी आपके सामने। तब एक ऐसा मोटिवेशन आपको तैयार करना पड़ेगा जो रियल में एक ऐसी इम्यूनिटी देगा जो इननेट इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी समझ लो उसको, वो अपना आप ही मोटिवेट, एक आपको स्ट्रॉन्ग डिजाइन करनी पड़ेगी, यस आई हैव टू क्रैक, आप रियल में कर पाओगे। तो मैं ओवरऑल अपनी सोसाइटी को देखकर ही हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होता रहता था, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, और वो मोटिवेटेड इस लेवल पे आ गया कि अब मेरा नेक्स्ट सितंबर में एग्जाम है और मुझे अभी भी वो मोटिवेशन टूटा नहीं है, मुझे हमेशा फीलिंग आ रही है कि यस पढ़ना ही है, सुबह उठना है 6 बजे, शाम को 6 बजे रुकना है, हमेशा से मेरा टारगेट कुछ ऐसा ही था, मैं सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ही पढ़ता हूँ, उसके बाद नहीं, दिन में 1-2 घंटे हो जाते हैं फैमिली के साथ वगैरह वगैरह, वो सीना लगे। तो अब मेरा ऐसा था, सोसाइटी या कुछ लोगों को देखकर, कुछ इंटेलिजेंट लोगों को देखकर हो जाता है अपना आप ही, आप कंटिन्यू उसको रख सकते हो, और अदरवाइज आप अगर कहीं भी डिप्रेस होते हो, कुछ भी होता हो, तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट रख सकते हो जो आपको रियल में सेल्फ मोटिवेशन वाली कुछ चीज दे जाए। सो आई थिंक यही है। मतलब कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी के ताने हैं वो आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं और आपको मोटिवेट भी वही करेंगे। तो मैं उनसे डिमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि इफ डजंट मैटर कि आसपास वाले क्या कहते हैं, आपका ही मैटर करेगा, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। तो मैं उससे हमेशा मोटिवेट ही रहा, डिमोटिवेट नहीं। अच्छा, तो फैमिली ने सपोर्ट किया, राइट? यस करेक्ट। सोसाइटी वाले कहेंगे कमा नहीं रहा है, हमारा वो लड़का तो इतना कमा रहा है, डिग्री कर लिया 4 साल, उसके बाद भी कमा नहीं रहा है, क्या कर रहा है? तो उसके लिए आपको फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है, नहीं? बहुत ज्यादा, फैमिली बहुत ज्यादा, इवन हमें कुछ ज्यादा फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कुछ नहीं भाई निकालेंगे, हम एग्जाम करेंगे वो, लेकिन नहीं, फैमिली भी इश्यू करती है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी मैटर करती है, कुछ कंडीशंस में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सो आई थिंक फैमिली भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इवन मेरी फैमिली इस मामले में ग्रेट थी, अभी भी कहते हैं इच्छा हो तो ज्वाइन करो, नहीं तो 1 साल और पढ़ लो, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी है, पढ़ सकता हूँ मैं, बहुत अच्छी फ्रीडम भी है। सो आई थिंक फैमिली मैटर्स एवर, आपके मोटिवेशन में बहुत एस्पेक्ट रखती है। मैं कंक्लूड करूंगा, अगर मैंने कहीं गलती करी है तो श्याम जी आप मुझे करेक्ट करेंगे। ओके ओके। फर्स्ट है, जो आपके मार्क्स हैं डिग्री में वो मैटर नहीं करते कंपटीशन में, नहीं, नेवर नेवर। राइट? अगर आप टॉपर है अपनी कॉलेज में, तो इट डजंट मीन दैट यू विल पास द कंपटीशन, एंड नहीं वाइस वर्सा। अगर आप आसानी से खाली पास ही होते हैं कॉलेज में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपटीशन में टिकेंगे नहीं। नहीं, हाँ करेक्ट करेक्ट। सो अपने आप को सेल्फ एस्टीम डाउन मत होने दीजिए, सही है? यस, हमेशा यही है, सेल्फ मोटिवेटेड रहे बस। या देन सेकंड पॉइंट है मेरे पास, फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जो F1 है, फंडामेंटल्स ऑफ द फंडामेंटल, नर्सिंग। यस, देन फिजियोलॉजी, यस। अब थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपटीशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक एंड मैथ सर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टडी विद फ्रेंड, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। यस, ऑलवेज, मतलब डिस्कशन करना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, कुछ चैप्टर या कुछ मैटर ऐसे होता है कि आपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किए, वो आप भूलोगे नहीं लाइफ टाइम, और वो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं कंपटीशन में, तो आप एग्जैक्ट राइट करोगे उसको। भूलोगे नहीं, मतलब फ्रेंड के साथ जो क्वेश्चन हुआ था वो। बिल्कुल, मजाक मजाक में ही पढ़ लिया हूँ, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे उसको, ऐसा है। ओके। फोर्थ ईयर में आपके साथ जो ओबीजी वाला हुआ था, वो आपने ओबीजी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो आज भी आप उससे डरते हैं। यस, और उसके लिए मैं, हाँ मैं भूल भी गया था, मैं बता भी देता हूँ कि मैंने फिर पढ़ा कैसे उसको। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने डिसीजन 5-6 बार पढ़ ली, लेकिन मुझे फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने पढ़ ली थी, ठीक है, एनक्लेट 4-5 बार ओबीजी सब्जेक्ट की पढ़ ली, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं, सारी गाइड के क्वेश्चन पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, लेकिन फिर भी नहीं, हमेशा डर रहा। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना, स्मार्ट स्टडी मैटर कर दिया। मेरा एक दोस्त था जो जयपुर में एक कोचिंग है, GMR करके नाम है उसका, उसके अंदर एक टीचर पढ़ाता है, धीरज पटेल करके, उसने बताया था कि भाई उसके जैसा टीचर नहीं है,
ओबीजी के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। उसने बोला उसके तू एक बार नोट्स पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा कि मैं कितना कह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर उस दोस्त ने मुझे वो नोट्स भिजवाए, मैंने वो नोट्स पढ़े और मुझे कॉन्फिडेंस आया, ये रियलिटी है। उस बंदे को रियल में मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नोट्स पढ़ के कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया, इसका मतलब वो बंदा पढ़ा था कितना अच्छा होगा। मैं ये कह सकता हूँ वो बहुत अच्छा टीचर है। मैंने वो नोट्स पढ़े और फिर मैंने उन सब नोट्सों को मिलाकर अपने खुद के नोट्स तैयार किए। और आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं सही, उसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया उन नोट्स से। सेल्फ, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने खुद के नोट्स तैयार करो, ना कि हाँ पढ़ो सभी के नोट्स, सबके लाओ सबके पढ़ो, लेकिन उन सबको कंक्लूड करके आप अपने नोट्स बना लो ताकि आप बेस्ट पढ़ पाओगे। तो मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट के, जिसमें से ओबीसी है। तो उसमें आज तक क्वेश्चन अभी तक तो बाहर गया नहीं है, और मैंने अपने नोट्स काफी दोस्तों को शेयर भी किए हैं, तो वो भी हमेशा तारीफ ही कर रहे हैं कि यार बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो आई थिंक ओबीसी का मेरा ऐसा ही रहा, इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिला। तो आपके नोट्स सबको मिल सके इसके लिए हम कुछ करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो हम कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे जिससे आपके नोट्स सबको मिल सके। जो भी हमारे साथी हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उन सबको आपके नोट्स मिल करेक्ट। सके। हम ऐसा कुछ प्रयोजन करेंगे, राइट? यस यस बिल्कुल, मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। ओके। देन आपने बोला कि रिसर्च में जो क्वेश्चंस है ना, हम्म। वो कितने 30% आते हैं या 70% आते हैं? ये मैनेजमेंट। मतलब कि अगर नहीं ऐसे कंपटीशन प्रायोरिटी देखा जाए तो ऐसे तो सबसे ज्यादा आपको मेडिकल और नर्सिंग एस्पेक्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, इन दोनों का कंक्लूजन करें, तब 70% से 60 to 70% रिसर्च ज्यादा आती है देन मैनेजमेंट के। और अगर कंपटीशन की पर्पज करें, लाइक मैंने इस बार वाला एम्स एमएससी लिया, तब मुझे लगा कि 90 क्वेश्चन में से अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन रिसर्च के थे, अप्रोक्सीमेट। तो यू नो आप परसेंटेज आपने कहा बहुत ज्यादा वेटेज था। वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने हम्म जब शुरुआत में अपने फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक की जो जर्नी आपकी वो बोली थी, उसमें आपने फोर्थ ईयर में 3 सब्जेक्ट्स को मेंशन किया था, ओबीजी, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। तो हम्म। ओबीजी में आपका इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था, जो बेसिक्स थे। फिर आपने अभी बताया कि आपने मिस्टर धीरज पटेल के नोट्स पढ़े, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आया। और फिर हम्म। रिसर्च और मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो रिसर्च और मैनेजमेंट, जैसा कि आपने बाद में बताया, दे वर्क्स एज ए टाई ब्रेकर। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं यस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन एग्जाम्स क्वेश्चन वो इसलिए देती है कि वो टाई ब्रेक कर सके। बिल्कुल, वो हमेशा कंपटीशन के लेवल को बढ़ाने के लिए। और मैंने कहा ही था, जो हमेशा टॉपर्स होता है ना, या टॉप 20 है या टॉप 10 है, उन बंदे वो बंदे वही क्वेश्चन वही कर पाते हैं, वो लोग जो क्वेश्चन जो हमेशा टॉप करते हैं। हाँ कुछ जगह ही वो पुटअप होते हैं क्वेश्चन, वो टाई ब्रेकर है, यू आर राइट। प्लस इन पोस्ट ग्रेजुएशन उनका वेटेज बहुत है, वो उस वक्त तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन उन सब्जेक्ट में से आने ही है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आपको एम है तो आपको रिसर्च और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। स्पेशली फॉर एम्स, एम्स के लिए तो ये है। ओके। फिर इसके बाद मिस्टर रविकांत ने पूछा था कि जो ट्रांजिशन है, जो डिग्री के बाद और बिफोर दैट प्रिपरेशन डिसाइडिंग एनीथिंग, तो उसमें आपने हम्म। बोला था कि आपको भी कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच में बहुत सारा ऐसा द्वंद्व हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो 99% जो लोग हैं वो कहते हैं कि कोचिंग कर लो, और आपका ओपिनियन ये है कि बेटर ही है वो बात, कोचिंग कर सकते हो आप। तो सेल्फ स्टडी के लिए 1% लोग ही हैं जो आपको एडवाइस करेंगे। उसके लिए आपको हाईली मोटिवेशन की नीड होती है, तभी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट। और सेल्फ स्टडी अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, तो आपको अपने आप के साथ लड़ना पड़ेगा। आप यस यस आपको बार बार अपने आप को आईने में देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, राइट? यस करेक्ट। ओके। देन फोर्थ ईयर के बाद में आपको यूपीएससी और डीएसएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो आपने यूपीएससी के लिए पहले कोचिंग कोचिंग ली शायद, राइट? नॉन टेक्निकल पार्ट लेना हाँ, चाहा, नॉन फिर मैंने टेक वही किया। नॉन टेक्निकल पार्ट लिया। तो जो नॉन टेक्निकल पार्ट था, वहां से आपको किसी टीचर की वजह से मोटिवेशन मिला, तो आपने जीएमसीएच के एग्जाम में उस मोटिवेशन का यूज किया। हाँ, और वो टीचर का मैं नाम भी शेयर करना चाहूंगा, वो पवन राव करके एक टीचर है, मैथ की फैकल्टी है। पवन राव। यस, जयपुर मदर्स एजुकेशन। कौन सा एजुकेशन? मदर्स एजुकेशन हब उसकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है। मदर्स एजुकेशन है। यस।
ओके, देन आपने जीएमसीएच में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा जीएमसीएच से, राइट? हाँ, एग्जाम दिया, मैं क्वालिफाइड हुआ, काउंसलिंग में गया, बस रिजर्वेशन इश्यूज के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। 1 महीने की प्रिपरेशन से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टूडेंट मेरे क्लासमेट्स थे वो सभी कोचिंग ले रहे थे, उनमें से जो समझ लो नाक के बराबर सिलेक्शन हुआ और मैं क्वालिफाइड हुआ था, तब फीलिंग अच्छी आई कि सेल्फ स्टडी की जा सकती है, तब अच्छा लगा, ऐसा था। ओके, देन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको चूंकि ये कंपटीशन है तो आप अपने ही दोस्तों से फाइट कर रहे हो सीट के लिए, यस तो यस करेक्ट। ऑब्वियसली आपको अपने आप को कंपेयर करते रहना पड़ेगा अपने साथ वालों से कि उनका लेवल और मेरा लेवल कहाँ पे जा रहा है। हमेशा नहीं तो आप हमेशा सही है, करेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने आप का आप वो कोरिलेट कर नहीं पाओगे आपकी यार रियल में आप है का। अगर आप अपने दोस्त से कोरिलेट कर लेते हो कि यस वो इस लेवल पे है, मैं इस लेवल पे हूँ, तब आप समझ लो आप अपनी पूरी बेस से कॉन्टेक्ट वो कोरिलेट कर रहे हो या सारे कंपटीशन से कोरिलेट कर रहे हो, फायदा होगा आपको। ओके, सो लाइक frequently check your status with your competitors. करेक्ट। देन अब होता है कि बुक्स के बारे में आपने बात की, कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक या रिसोर्स रिफर करना चाहिए, तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि कोई भी बुक रिफर करो, लेकिन उससे पहले यह डिसाइड करो कि आपके पास रिसोर्सेस कितना है। आप बड़ी बुक रिफर कर सकते हैं लेकिन आपके पास टाइम उतना ही होना चाहिए। तो आपने सजेस्ट किया कि क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी। इफ यू आर रीडिंग फॉर एग्जांपल पोट्रे एंड पेरी, यू वांट टू रीड, you can read, but it will take a lot of time to finish that book, so better you go for the sister Nancy type thing. so in फिर मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। आपने बोला F1 के लिए आपने ओपिनियन दिया, सिस्टर नैन्सी का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा कंपटीशन के लिए, राइट? और अनफॉर्चुनेटली हम वही पार्ट नहीं पढ़ा करते। हाँ, वही नहीं पढ़ते हैं लोग, सही है ये। सही है ना? तो वही छोड़ते हैं ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ। या सो सिस्टर नैन्सी के अलावा आपने डीएमएमएस कोचिंग के मिस्टर दिनेश कुमार के नोट्स आपने रेफर किए थे। यस करेक्ट। और फिर आपने बताया एमर्सन के बारे में, ब्रूनर एंड सिद्धार्थ आपने कॉलेज टाइम पे पढ़ा था। फिर आपने सॉन्डर्स का एनसीएलईएक्स प्रिपरेशन का बुक पढ़ा, राइट? उससे बिल्कुल वही पढ़ा। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिली हर सब्जेक्ट के बारे में। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में आपने के पार्क बुक का ओपिनियन दिया। साइकियाट्रिक नर्सिंग के बारे में आपने बोला नीरज आहूजा बुक का आपने रेफर की थी। पीडियाट्रिक्स के बारे में पारुल दत्ता आपने बुक हमें बताई है। उसमें पीडियाट्रिक्स में आपने बोला कि जीएनडी, न्यूबॉर्न असेसमेंट, some genetics and congenital disease are more important than anything else. So that we should first clear in the pediatrics. Yes. फिर आपने ओबीजी के बारे में बात की, तो ओबीजी का वेटेज बहुत ज्यादा है कंपटीशन में। और आपने बोला कि नर्सिंग है ही ओबीजी से शुरू, राइट? मिडवाइफरी से शुरू होता है नर्सिंग। Yes, correct. उसके लिए आपने डीसी दत्ता हमें एडवाइस किया। ओके, देन सोशियो एंड साइकोलॉजी के बारे में बात हुई, तो आपने पूछा कि कोई, आपने बताया कोई भी गाइड है वो आप पढ़ सकते हो जिसमें 700-800 क्वेश्चन आए, मोस्टली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कंपटीशन एग्जाम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, और आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है उसमें से आप रिफर कर सकते हैं सोशियो एंड साइकोलॉजी के लिए। देन बात आई फार्मेकोलॉजी की, तो आपने बताया कि जो कॉलेज टाइम पे जो आपकी स्टडी होती है ड्यूरिंग द वार्ड्स एंड एवरीथिंग, दैट इज द बेस्ट। And if you are living in Bikaner, please you can get the help from Dr. Sangeeta Tawar. Not Sangeeta, it is Sumita Tawar. SUMITA, Sumita. Sumita, okay, I am sorry. Sumita Tawar, वो उनसे आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा है और आप अभी तक उनके लिए थैंक्स देते हो उनको। देन आपने केडी त्रिपाठी पढ़ी थी कॉलेज में, फिर आपने हमें एडवाइस किया है कि बेटर वी गो विद द पद्मजा। एंड सेकंड आपने तारावी शानबाग को भी आपने प्रेफरेंस दिया है। एंड एनाटॉमी की बात हुई, तो एनाटॉमी पे कंपटीशन में इतना
ध्यान देने की जरूरत नहीं एनाटोमी पे, क्योंकि आप एमएसएन में जब पढ़ते हो तो एनाटोमी आप अपने आप पढ़ लेते हो इसमें, ठीक है। सो उतना वेटेज नहीं है कंपटीशन में एज सच पर्टिकुलर एनाटोमी, और आप वो एमएसएन एनक्लेक्स की बुक से पढ़ सकते हैं। आपने अपने यस स्टडी टाइम में टोटोरा बुक रेफर किया था, उससे पहले बीडी चौरसिया किया था। बीडी चौरसिया बहुत शायद आपको सही नहीं लगा, तो आपने टोटोरा पे शिफ्ट किया, राइट? टोटोरा एंड एक अमित कुमार वर्मा की बुक थी, कोई अमित कुमार मीना या वर्मा ऐसा कुछ था, मैं सर ने मैं कंफ्यूजन हूँ। अमित कुमार वॉट एवर लाइक अमित या अमित कुमार और महेंद्र कुमार वर्मा, हाँ आनंद यस आनंद कुमार, महेंद्र सॉरी हाँ कुमार और आनंद हाँ कुमार वर्मा। yes yes yeah Ravikant is right, Anand Kumar Verma and not Amit, not it is Anand Kumar Verma and Mahendra Kumar, yes this is right now. But if we especially if we focus on the competition purpose, then anatomy is not that much important to read it as separate subject. yes करेक्टली और एक्चुअल में ऐसा होता है कि एनाटॉमी के कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पुटअप होते हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट से हो नहीं पाएंगे। एक्चुअल में जो कर सकता है ना वो सभी से हो जाएंगे। लाइक नॉर्मल लॉन्गेस्ट बोन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बेसिकली सभी को पता होगा, तो बेसिकली उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, लाइक टेंडन में लिगामेंट पूछा है, लाइक in tibial joint which type of ligament is supporting the tibial and fibular joint, then आप कंफ्यूज हो ही जाओगे वैसी सिचुएशन में। तो आई थिंक वो क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं कंपटीशन में, जहाँ तक मेरा मानना है। एक्चुअल में जो बेसिक एनाटॉमी है उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो एक्चुअल में हम एमएसएन में पढ़ ही लेंगे। जब पढ़ते रहेंगे तो सामने आएगी आपको वही क्वेश्चन आते हैं, और अगर डीईपी या टिपिकल पूछा गया तो लिटरली आपसे होगा नहीं। और आई थिंक वो छोड़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं भी छोड़ता हूँ, छोड़ना ही चाहिए आपको। सिर्फ वो क्वेश्चन डील करने के लिए 2-4 क्वेश्चन, उसके लिए पूरी एनाटॉमी आई थिंक नहीं पढ़नी चाहिए इतनी डीप, टाइम वेस्ट होगा। Okay, so this is important, but not that much important that you waste your much time in study of anatomy itself. Second thing, उसके बाद आप कुछ कह रहे थे? एक्चुअल में वो टाइम आप कंजर्व करके एमएसएन या फंडामेंटल में दे सकते हो, जो वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पर्पज से। करेक्ट। फिजियोलॉजी आपने बताया कि फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपने ये भी बोला कि आपको F1 पढ़ने से पहले ही फिजियोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट आपने किया उसको। करेक्ट मैंने किया भी था ऐसा, इसलिए मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जब आप फंडामेंटल पढ़ोगे ठीक है, वो तो ठीक है, बट जब आप एमएसएन या डिजीज में घुसोगे, लाइक पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, एक्चुअली अगर आपने फिजियोलॉजी कर रखी है तो फिजियोलॉजी का मीनिंग यही होता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग, हर चीज का फंक्शन क्या है, किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है। और हम बाद में सारी डिजीज में घुसेंगे। डिजीज का मतलब यही है कि अब नॉर्मल फंक्शनिंग, तो आप आराम से समझ जाओगे फंक्शनिंग तो ये थी, तो इसका मतलब गड़बड़ होगा, तो अब नॉर्मल फंक्शनिंग यही होनी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि यस लीवर ही अगर ये फंक्शन करता है और आपने आंसर वो देना है तो आप गलत करोगे। आपको पता होना चाहिए लीवर के फंक्शन क्या है, तब आप करेक्ट कर पाओगे लीवर के डिसफंक्शन होने पर क्या क्या हो सकता है। सो आई थिंक फिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन इस बात पे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ा है तभी आप पैथोफिजियोलॉजी समझ पाओगे। करेक्ट अगर आपने पैथोफिजियोलॉजी समझा तो आपको पूरी डिजीज आ गई, उसका ट्रीटमेंट भी आपको पता चल गया। करेक्ट। इवन फिजियोलॉजी हर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग है। फार्मा भी पढ़ने से पहले फिजियोलॉजी आनी चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कौन सी ड्रग किस तरह से कहाँ पे एक्शन कर रही है। तो आई थिंक फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बात आई रिसर्च और मैनेजमेंट की, तो सॉरी इसमें आपने फिजियोलॉजी के लिए आपने बुक एकेजन, देन रिसर्च और मैनेजमेंट की बात आई तो रिसर्च में आपने एस.के. शर्मा और मैनेजमेंट में आयन क्लेमेंट, यस ये दोनों। सीटी की बात आई तो उसमें सीटी मोस्टली आपने बोला कि इतना कंपटीशन व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? और अगर उसमें भी कोई पढ़ना चाहे तो द टॉपिक्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन, सिम्पोजियम, लेसन प्लान एंड ऑल दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स वी कैन रिफर। यस बट ये स्टाफ नर्स के कंपटीशन के लिए नहीं है, ये पीजी के लिए हो सकते हैं इंक्लूडेड। हाँ, ओनली पीजी के लिए, स्टाफ नर्स में उनके क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, देन आपने कहा लास्ट में कि खुद के नोट्स प्रिपेयर करना ही चाहिए, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सकता है। ओके, देन 2-3 गाइड आपको कम से कम रिफर करी है आपने।
देन आपने बोला कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो एंजॉय करना शुरू करो, और कोचिंग के नोट्स है वो आप रेफर कर सकते हैं। और आपने ये भी बोला कि जो भी आप क्वेश्चन है किसी भी गाइड से आप पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो गाइड आपको सही बता रही है। आपने इस मामले में एनक्लेक्स को 5 स्टार दिए हैं कि उसमें बहुत कम गलतियां आती है या न के बराबर गलतियां हैं। बाकी जो गाइड्स है आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो कि ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है क्या, जो सही बता रहा है आप उसको रटो मत। देन लास्ट में हमने बात की डिस्ट्रैक्शन के बारे में। तो डिस्ट्रैक्शन में आपने बताया कि फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए। और आप अपने पर्पस को और टारगेट को हमेशा सामने रखो कि आपने किस चीज़ के लिए ये बात शुरू करी थी, उस चीज़ को भूलो मत, तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। देन हमने पूछा स्ट्रेस बस्टर्स के बारे में। तो स्ट्रेस बस्टिंग के बारे में आपने फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट को ही और जो आपकी हॉबीज है मूवी वगैरह उसको आपने बताया है, राइट। देन हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेट, ये आपने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए आपके अंदर काम करने की। दूसरा, जो सोसाइटी के ताने हैं उनको आप पॉजिटिवली यूटिलाइज करो, और इससे आपको क्या है इम्यूनिटी हासिल होगी। तो टोटल ये सम अप था इस बात का, और वी थैंक यू ए लॉट। एंड हाँ, लास्ट में आपने ये भी बोला था स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, गधे की तरह मेहनत मत करो, स्मार्ट स्टडी करो। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। The last but not the least. So thank you very much for giving you so much time in this late night. It's almost 12:30 now, and we started this interview at almost 9:30, 10 o'clock. Oh, then it's 3 hours. बोलो, आपने इतना टाइम दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हम दोनों ही नहीं, जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं वो निश्चित रूप से इस चीज से सीखेंगे। आपने जितना संघर्ष किया है, आपने जो लीग से हटकर जो 1% वाला जो पॉपुलेशन है उसमें रह के आपने सेल्फ स्टडी करके फर्स्ट स्ट्रोक में आपने द टफेस्ट कंपटीशन इन द नर्सिंग इन इंडिया यू हैव क्लियर्ड, एंड you are the first in the boys and 25th all over India rank you have got, and 14th in the general category. थैंक यू श्याम बॉस, हमें गाइड करने के लिए और अपनी जो लाइफ की उतार चढ़ाव बताने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप आगे हमें गाइड करोगे इसी तरह।